हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी में हम देखेंगे कि एक पुअर गर्ल कैसे एक रिच मैन की चीफ बनती है और वो आदमी उसे बहुत प्रोटेक्ट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उन्हें साथ में रहने नहीं देती। फिर भी वो दोनों एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक नहीं हो पाते। इस स्टोरी में बहुत सारा ड्रामा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, तो चलिए फिर इस स्टोरी की जल्दी से शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार से एक लड़का बाहर आता है और वो अंदर की तरफ चला जाता है। तभी विनी भी वहाँ पहुँचती है और देखकर कहती है, फाइनली मैं अपने सपने के पास पहुँच गई। मेरा एक ही सपना था वॉकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का और अब मैं यहाँ आ गई। इतना बोलकर अंदर जाती है और फिर कहती है, मेरी माँ और सौतेले पापा को लगता है लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता, लड़कियों को बस किसी रिच फैमिली में शादी कर लेनी चाहिए और अपने ससुराल वालों के पैसों में जीना चाहिए। फिर पास की बात याद करती है जहाँ विनी वॉल से कूद रही होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं, पर विनी कहती है मुझे पढ़ना है और अपना सपना पूरा करना है। फिर वो वॉल से कूद जाती है। कूदने के बाद जब वो बाहर आती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था। विनी उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारी कार में छुप सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? तो वो लड़का कहता है ठीक है। फिर विनी कार के अंदर छुप जाती है। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए बाहर आते हैं। तब उसकी मॉम कहती है, विनी हमें सुन रही हो? तुम कॉलेज जाने का सपना छोड़ दो और हमारे साथ चलो, तुम बस बाहर आओ, मैं कल ही रिच लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इतना बोलकर उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में विनी क्लासरूम की तरफ जाती है, तब उसे एक लड़का विंडो से देखता है। फिर विनी टीचर वैंग के साथ क्लासरूम में जाती है। इधर क्लास में सेथ जेम्स से कहता है, भाई जेम्स क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारी लेटेस्ट मॉडल स्पोर्ट्स कार दे दो, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। तब एना कहती है, सेथ तुम गियो फैमिली के सन हो और तुम्हारी फैमिली अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, जब उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? तब सेथ कहता है, उन्हें पता नहीं चलेगा। तभी वहाँ टीचर वैंग आते हैं विनी के साथ। वो सारे स्टूडेंट से कहते हैं, सब शांत हो जाओ और ठीक से बैठो। फिर वो विनी की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये तुम्हारी नई क्लासमेट है, इसका नया एडमिशन है। तब विनी कहती है, हेलो गाइस, मेरा नाम विनी है। तभी जेम्स उसकी तरफ देखता है और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसकी कार में छुपी थी और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चली गई थी। विनी कहती है, हाँ ये वही लड़की हूँ, मैं आप सबकी न्यू क्लासमेट हूँ, उम्मीद है आप सब लोग मुझे पढ़ाई में हेल्प करेंगे। तब एना कहती है, ये किस कंट्री साइड से आई है? ऐसी पुअर गर्ल को कॉलेज वालों ने अलाउ कैसे किया? फिर सेठ भी कहता है, हाँ देखो वो अपने साथ पोटैटोस और एग्स भी लेकर आई है, और सब हंसने लगते हैं। तब टीचर वैंग विनी से कहते हैं, अब क्लास वालों से फ्रेंडशिप तुम्हें खुद करनी होगी, और फिर उसे कहते हैं जाकर बैठ जाओ। विनी बैठने के लिए जाती है। पहले वो सेठ की तरफ जाती है, लेकिन सेठ अपने पास बैग रख देता है। फिर विनी एना के पास जाती है, लेकिन एना भी साइड में सामान रख देती है और कहती है, अब तो यहाँ सिर्फ जेम्स के साइड की सीट खाली है, पर तुम उसके साइड में बैठने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो बहुत अलग है, उसके साथ कोई बैठता उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर विनी जेम्स की तरफ जाती है और उससे कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तब सेठ कहता है, तुम्हें सोच भी कैसे लिया कि तुम ब्रदर जेम्स के साइड में बैठोगी और वो तुम्हें अपने साथ बैठा लेंगे? तभी जेम्स अपने साइड से सामान हटा लेता है और विनी को बैठने के लिए जगह दे देता है। तब एना जेम्स के पास आती है और कहती है, तुम्हारे साथ आज तक कोई नहीं बैठा मुझे छोड़कर, और ये लड़की यहाँ बैठ रही है। मिस विनी तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बैठी हो? जेम्स के साथ बैठना किसी लग्जरी होटल में बैठने से कम नहीं है। ये सुनकर विनी वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर जेम्स उसे रोक लेता है और कहता है, तुम यहीं बैठ सकती हो। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और सब चले जाते हैं। सबके जाने के बाद भी विनी वहीं बैठी रहती है और सोचती है कि मेरे पास तो अभी हॉस्टल की फीस भरने के पैसे नहीं है, तो जब तक मैं हॉस्टल की फीस नहीं भरती तब तक यहीं क्लासरूम में सो लूंगी। और फिर वो सोने लगती है। तभी टीचर वैंग वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक देख क्यों नहीं? किसी को क्लासरूम में रहना या सोना अलाउ नहीं है। तब विनी कहती है, सर मेरे पास अभी हॉस्टल की फीस भरने के पैसे नहीं है, इसलिए मैं हॉस्टल नहीं जा सकती, तो मैंने सोचा मैं यहीं सो लूं। तब मिस्टर वैंग कहते हैं, ठीक है तो अपना सामान उठाओ और मेरे साथ आओ। फिर वो विनी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जेम्स, सेठ और एना टीचर वांग को विनी को अपने साथ ले जाते हुए देखते हैं। तब वो कहते हैं, ये टीचर वांग विनी को स्टोर रूम की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? इधर मिस्टर वांग विनी को लेकर जा रहे होते हैं और जाते हुए कहते हैं, ये स्टोर रूम खाली है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह लेना, मैं भी अपना काम यहीं से करता हूँ। और फिर उसे रूम में ले जाते हैं। इधर सेठ एना को उठाता है और वो खिड़की से देखती है, फिर बताती है कि अंदर विनी अपना बेड लगा रही है, उसके पास हॉस्टल फीस भरने के पैसे नहीं है, तो टीचर वांग उसे यहाँ ले आए उसकी मदद करने के लिए। तब सेठ कहता है, ब्रदर उसे परेशान करना कितना आसान है, क्या उसे परेशान करने के लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत है? तब जेम्स कहता है, तुम ज्यादा दूर की मत
सोचो। तब सेठ कहता है ओके, वैसे एक बात तो है, भले मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत आगे हूँ। इसके बाद दूसरे दिन एना, सेठ और उनके फ्रेंड्स आते हैं और आकर अपनी कॉपीज विनी की बेंच में रख देते हैं। सेठ कहता है ये हमारा होमवर्क है और तुम इसे पूरा कंप्लीट करके दोगी। तब विनी कहती है मैं इसे पूरा क्यों करूं? तब जेम्स बुक्स का पेज खोलकर सेठ को दिखाता है तो सेठ कहता है बैकग्राउंड की वजह से मैं जियो फैमिली का बेटा हूँ। तब एक लड़का कहता है हाँ, जियो फैमिली बहुत पावरफुल है, वो अंडरवर्ल्ड फैमिली है, वो इस कंट्री की सारी फोर्सेस को कंट्रोल करती है। तब सेठ कहता है कंट्री के अंदर ही नहीं, बाहर की भी फोर्सेस में जियो फैमिली का कंट्रोल है। पर विनी कहती है तो मैं क्या करूं, ये स्कूल है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तब सेठ कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। ये सुनकर विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब एना कहती है तुम तो रो क्यों रही हो, वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन होमवर्क कर देना ओके, वरना कुछ भी हो सकता है। और फिर वो सेठ को अपने साथ क्लास से बाहर ले जाती है। फिर जेम्स भी बाहर जाने लगता है तो विनी कहती है तुम्हें भी देना है अपनी कॉपी। तब जेम्स कॉपी खोलकर देखता है और कहता है तुमसे होमवर्क कराने के वो लोग पैसे दे रहे हैं तो तुम होमवर्क करो और पैसे ले लो, इसमें गलत क्या है, सब तो ठीक है। इतना बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है और जाकर एना और सेठ के पास खड़ा हो जाता है। तब सेठ कहता है ब्रदर कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तब जेम्स कहता है बहुत ही वाहियात और घटिया। तब सेठ कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? फिर कहता है इस बार मेरे मार्क्स पक्का कम आएंगे और मेरे डैड मुझे मार डालेंगे क्योंकि होमवर्क तुमने उस कंट्री साइड लड़की को दिया है। तब एना भी कहती है अगर मेरा पोजीशन टॉप 5 से बाहर गया तो मेरे पेरेंट्स मेरा कार्ड ले लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हारी ब्लैक कार्ड से स्पेंड करूंगी। तभी सेठ कहता है ब्रदर तुमने हम दोनों से इतना बड़ा सेक्रीफाइस करवाया है, वो भी उस लड़की के लिए, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तब जेम्स कहता है नहीं। फिर सेठ कहता है अगर तुम उसे प्यार नहीं करते तो फिर उस सीट में उसे क्यों बैठने दिया और पैसे से उसकी मदद क्यों करना चाहते हो, क्यों तुम चैरिटी कर रहे हो? तब जेम्स कहता है सीट मैंने उसे दी क्योंकि कोई सीट खाली नहीं थी और पैसे तो तुम दे रहे हो, काम भी तुम्हारा हो रहा है। तब सेठ कहता है अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं अभी जाकर विनी के साथ मस्ती मजाक करूंगा और तुम मुझे रोकना मत, सोच लो बाद में पछतावा ना हो। इतना बोलकर सेठ क्लास के अंदर जाता है। इधर बाहर एना कहती है अब बहुत देर हो गई, क्या तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा है अपने कहे हुए वर्ड्स के लिए? अब इधर अंदर सेठ आता है और विनी जो खा रही होती है उसे नीचे फेंक देता है और कहता है यहाँ जंक फूड खाना बैन है ये सब। जेम्स विंडो से ये सब देख रहा होता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन एना उसे रोकती है और कहती है तुमने खुद कहा था कि तुम उसे पसंद नहीं करते, अब तुम अंदर नहीं जा सकते। इधर विनी कहती है ये तुमने क्या किया, ये मेरा डिनर था। तब सेठ कहता है मुझे भी भूख लगी है लेकिन मैं नहीं खा रहा हूँ और तुम मुझे चिढ़ाने के लिए खा रही हो, अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं भी उसे बदले में परेशान करूंगा ही। तब विनी दुखी होकर कहती है ये मेरे लिए आज का डिनर था और रोने लगती है। तब सेठ कहता है ये तो रोने लगी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और वहाँ से निकल जाता है। इधर बाहर जेम्स को विनी के लिए बुरा लगता है। तब एना कहती है सब साफ साफ दिख रहा है कि तुम उसे पसंद करते हो, अब मान भी लो। फिर तभी वहाँ सेठ आता है और कहता है भाई तुमने देखा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मुझे नहीं पता था एक बन किसी के लिए पूरे दिन का खाना हो सकता है। तब जेन सेठ के पॉकेट से की निकाल लेता है और कहता है मुझे कहना मत कि मैंने तुम्हें परेशान किया है या पहले बताया नहीं, और फिर उसकी की अपने पास रखता है और किसी से कॉल करके कहता है मेरे गराज में जो स्पोर्ट्स कार है उसे बेच दो और पैसे दे दो। तब सेठ कहता है प्लीज ऐसा मत करो, सिस्टर इन लॉ के लिए खाने का इंतजाम मैं करता हूँ, उनके पूरे खाने का खर्चा मैं उठाऊंगा। और फिर वो किसी को कॉल करके कहता है मुझे तुमसे काम है, अभी तुम मेरी दी लोकेशन में आ जाओ जल्दी, बहुत जरूरी काम है। कुछ देर बाद मिस्टर जाओ कुछ लोगों के साथ आते हैं। सेठ उन्हें विनी की पिक्चर दिखाता है और कहता है आपको इस लड़की के तीनों टाइम के खाने का ध्यान रखना होगा और उसका खाना क्लासरूम तक पहुँचाना होगा। तब मिस्टर जाओ कहते हैं ओके मास्टर और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेठ जेम्स से कहता है ब्रदर कैसा है ये? तो जेम्स कहता है ठीक ठाक था और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेठ एना से कहता है कि क्या सच में ब्रदर जेम्स उस कंट्री साइड गर्ल को पसंद करता है? तब एना कहती है क्यों तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है? तब सेठ कहता है भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें पसंद तो करने लगा हूँ। तब एना कहती है अपनी बकवास बंद करो और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विनी और जेम्स क्लासरूम में बैठे थे। तब मिस्टर जावा आकर विनी के सामने खाना रखते हैं और कहते हैं मास्टर जैसा
जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। तब फिर विनी कहती है, जेम्स ये सब तुमने किया है? तो जेम्स कहता है नहीं। इसके बाद इधर पीछे खड़ा सेठ कहता है नहीं, और फिर एना उसके साइड से जाने लगती है। तो सेठ कहता है, ब्रदर जेम्स तो कंट्री साइड गर्ल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तुम भी मुझे बता दो कब हाँ बोलोगी। इसके बाद दूसरी तरफ विनी का स्टेप फादर सॉन्ग एक गुंडे से मिलता है और उसे विनी की फोटो दिखाकर कहता है, ब्रदर बॉब ये मेरी बेटी है, ये घर से भाग गई है, स्कूल में है, आप इसे ढूंढ के ला देंगे। बॉब विनी की फोटो देखने के बाद कहता है, ये तो बहुत सुंदर है। फिर वो सॉन्ग से कहता है, तुमने मुझसे जितना भी कर्ज लिया था वो सब माफ, तुम मुझे एक भी मत देना। तब सॉन्ग कहता है, सच ब्रदर बॉब, सारा कर्जा माफ कर रहे हैं आप? तब बॉब कहता है, हाँ, दुल्हन के लिए गिफ्ट समझ के रख लो, अब आज रात ही मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। फिर कुछ देर बाद बॉब और उसके आदमी स्कूल पहुंचते हैं। वहां उन्हें विनी दिख जाती है तो बॉब अपने आदमियों से कहता है, जाकर उठा लाओ उसे, मैं आज इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तब बॉब और उसके आदमी लड़की के पास जाते हैं और विनी को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। तब विनी कहती है, कौन हो तुम लोग, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तब बॉब कहता है, तुम्हें उठाने को तुम्हारे बाप ने कहा है और आज तुम्हारी और मेरी शादी होगी। वो एक लेटर दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे बाप ने इसमें लिखा है कि उनका कर्जा उनकी बेटी चुकाएगी। और फिर बॉब अपने आदमियों से कहता है कि लेके चलो इसे। उसके आदमी विनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। विनी चिल्लाती है, छोड़ो मुझे जाने दो, पर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब बॉब विनी को अपने साथ ले जा रहा होता है तभी मिस्टर जाओ विनी की आवाज सुनकर बाहर आते हैं और वो बॉब को विनी को अपने साथ जबरदस्ती ले जाते देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो मिस विनी है जिनका ध्यान रखने मास्टर ने कहा था। फिर मिस्टर जाओ तुरंत जेम्स को कॉल करते हैं और कहते हैं, मास्टर, मिस विनी को कुछ गुंडे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। तब जेम्स वहाँ से तुरंत निकलता है और सेठ भी निकल जाता है। एना अपना काम छोड़ देती है और कहती है, प्रोजेक्ट तो होते रहेंगे, किसी की हिम्मत कैसी हुई मेरी करीबी को हाथ लगाने की, और वो भी चली जाती है। इसके बाद इधर बॉब विनी को लेके जा रहा होता है तभी वहाँ टीचर वैंग आते हैं। वो कहते हैं, तुम लोग कौन हो, ये क्या कर रहे हो? तो बॉब कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। पर टीचर वैंग कहते हैं, तुम डरो मत, मैं अभी स्कूटर पार्क करके आता हूँ। तब बॉब अपने आदमियों से कहता है, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से इसे गाड़ी में डालो। तो वो विनी को कार में ले जाते हैं। तभी वहाँ टीचर वैंग आते हैं और कहते हैं, रुक जाओ। बॉब कहता है, तुम मुझे रोकोगे, तुम्हें पता है कौन हूँ मैं। और फिर बॉब का आदमी टीचर वैंग की तरफ आता है और कहता है, तुम अपने रास्ते जाओ और हमें अपना काम करने दो। पर टीचर वैंग उसे मार देते हैं और फिर वो बॉब को भी मारते हैं। फिर विनी के पास जाकर कहते हैं, तुम ठीक हो? विनी कहती है, सर मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तब टीचर वैंग कहते हैं, अब जल्दी करो, यहाँ से चलते हैं। तो विनी कहती है, सर ये लोग ठीक नहीं है, आप जाइए यहाँ से, मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तो टीचर वैंग कहते हैं, तुम मेरी स्टूडेंट हो और तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सिद्धांतों में मुसीबतों से भागना नहीं है। तभी बॉब पीछे से आकर टीचर वैंग के सिर में पत्थर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। विनी उन्हें जगाती है पर उन्हें होश नहीं आता। तब बॉब अपने आदमी से कहता है, चलो अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं, और वो विनी को कार में बैठाता है। तब विनी टीचर वैंग को चिल्ला रही होती है तो बॉब उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, मुंह बंद करो अपना, वो तो मुझे तुमसे शादी करनी है वरना अभी यही मार देता। फिर वो अपने आदमी से कहता है कार चलाने को। वो जैसे ही कार चलाने वाला होता है सामने से लाइट आती है। बॉब कहता है, ये कौन है? तो उसका आदमी सामने देखने के लिए जाता है। सामने सेठ अपने कुछ लोगों के साथ आया था। तब बॉब कहता है, तो कार पीछे कर लो। पर जब वो पीछे देखते हैं तो पीछे एना थी और वो अपने फ्रेंच के साथ आई थी जिन्होंने पीछे का रास्ता बंद करके रखा था। तब विनी कहती है, जेम्स। तब फिर जेम्स भी सामने आ जाता है। उन्हें देखकर बॉब के आदमी डर जाते हैं। बॉब कहता है, इतना डर लग रहा है तो चले जाओ यहाँ से। तो उसके आदमी कहते हैं, बॉस सब तरफ से रास्ते बंद हैं, कैसे जाएं अब? फिर सेठ, जेम्स, एना सब आगे आते हैं, बॉब के आदमी को मारते हैं और बॉब को भी कार से बाहर निकालते हैं। और फिर जेम्स विनी को बाहर लाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो? और उसके सिर पर हाथ रखता है। तब विनी बहुत डरी हुई थी तो वो जेम्स को जोर से पकड़ लेती है, गले लगा लेती है। इसके बाद बॉब और उसके आदमियों को सेठ के आदमी मारते हैं। तब बॉब कहता है, तुम लोग कौन हो और इस लड़की को क्यों बचा रहे हो? इसके बाप ने मुझसे कहा था कि ये उसके बाप का कर्जा चुकाएगी। तब सेठ कहता है, एक कमजोर पर जुल्म करता है। और फिर एना भी कहती है, विनी ने तुमसे कर्जा नहीं लिया था। तब बॉब कहता है, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पर सेठ अपने आदमी से कहता है, इसे मेरे लिए कौन मार सकता है? तो सारे लोग बॉब और उसके आदमियों को मारने लगते हैं। इसके बाद सेठ और एना भी विनी के पास जाते हैं और कहते हैं, इसे सिर्फ हम परेशान कर सकते हैं। फिर उससे कहते हैं,
हैं तुम ठीक हो? तब विनी कहती है टीचर वांग वो कहाँ है? तो जेम्स कहता है वो तो यहाँ नहीं है। तब विनी कहती है नहीं, टीचर वांग मुझे बचाने आए थे और उनके सिर में चोट आई थी। तभी कार के पीछे से आवाज आती है। मिस्टर वांग कहते हैं मैं यहाँ हूँ। वो थोड़ा आगे आते हैं और कहते हैं तुम लोग बहुत बहादुर हो, और फिर बेहोश हो जाते हैं। तब जेम्स कहता है एम्बुलेंस को कॉल करो। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में विनी कहती है अब टीचर वांग कैसे हैं? तो सेठ कहता है बस सिर में थोड़ी चोट आई थी, डॉक्टर ने उनके लिए रेस्ट करने को कहा है, बाकी सब नॉर्मल है। तब एना जेम्स और विनी दोनों की तरफ देखती है और फिर सेठ के पास जाती है और कहती है विनी के डैड ने उससे उसके हॉस्टल फीस के सारे पैसे ले लिए हैं। तब सेठ कहता है ये बहुत जल्दी पता चल गया तुम्हें, तो तुम करना क्या चाहती हो? तब एना कहती है तुम ऐसे विनी को पैसे देते जाओगे, ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे पैसे लेना। तभी जेम्स जाकर विनी की साइड में बैठ जाता है और कहता है कुछ दिनों में फिजिक्स कंपटीशन होने वाला है और उसका फर्स्ट प्राइज 200,000 है। ये सुनकर विनी कहती है सच में? इसके बाद सेठ कार से बाहर आता है और कार के पीछे का डोर खोलता है। तब जेम्स बाहर आता है। उसे देखकर सारे एम्प्लॉय उसे प्रेसिडेंट कहकर बुलाते हैं और मॉर्निंग विश करते हैं। इसके बाद जेम्स अंदर चला जाता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और कहती है प्रेसिडेंट इन डॉक्यूमेंट्स में आपके सिग्नेचर चाहिए, और फाइल वही रख कर चली जाती है। तब सेठ जेम्स से कहता है ब्रदर तुम कितने कंजूस हो, स्कॉलरशिप का प्राइस सिर्फ 200,000 रखा है। तब एना कहती है उस विलेज गर्ल के लिए 200,000 और 2 मिलियन में कोई फर्क नहीं है, उसे तो अब होमवर्क के पैसे की भी जरूरत नहीं होगी। तभी जेम्स कहता है तुम्हें पता है एना तुम सेठ से ज्यादा अच्छी क्यों हो पढ़ाई में? तो सेठ कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसे मौका देता हूँ हमसे आगे निकलने का। इसके बाद जेम्स कहता है क्या तुमने वो काम किया जो मैंने करने को कहा था? तब सेठ कहता है हाँ मैंने सब कर दिया है और प्रिंसिपल से भी हो गई है, वो एग्जाम के बाद ग्रैंड प्रोस्पेक्ट में शामिल होंगे। तब जेम्स डॉक्यूमेंट्स की फाइल को ओपन करता है और देखता है। तभी एना कहती है जेम्स तुम्हें पता है ना कि तुम उस लड़की को कितना बड़ा मौका दे रहे हो? ये सुनकर जेम्स कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो एना कहती है क्या तुमने इस बारे में उससे पूछा है? तभी सेठ कहता है सिस्टर तुम्हें पता भी है किस तरह की जगह है ग्रैंड प्रोस्पेक्ट, इसका हिस्सा बनना लोगों का सपना होता है। ब्रज जेम्स का भी सपना था यहाँ जाने का, बहुत पहले सोचा था। फिर सेठ खड़ा होता है और एना के पास जाता है, फिर कहता है जैसे ये तुम्हारे लिए प्यार है वैसे ही ग्रैंड प्रोस्पेक्ट लोगों का प्यार होता है। तब एना सेठ को धक्का देती है और कहती है हट यहाँ से, और फिर वो जेम्स से कहती है तुम्हें तो पता ही है प्यार का मतलब रिस्पेक्ट और भाईचारा होता है। प्यार में सामने वाले की खुशी देखी जाती है, उसे वो सब हासिल करने देना जो वो चाहती है, पर खुद के दम पर, ना कि उसकी हर डिजायर को खत्म करना। इतना बोलकर एना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लासरूम में जेम्स और विनी साथ बैठे थे। विनी कहती है जिस दिन मेरा किडनैप हो रहा था तब से जेम्स रात में मेरा साथ क्लासरूम में रुकता है, और उस दिन भी वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में साथ में था। तो फिर वो जेम्स से कहती है तुम जाकर रेस्ट करना चाहिए, तुम यहाँ मेरी वजह से परेशान मत हो। पर जेम्स कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, मेरे भी एग्जाम्स है तो मुझे भी पढ़ना है। तब विनी कहती है मैंने सुना है ग्रैंड प्रोस्पेक्ट ग्रुप प्री सिलेक्शन करेगा, तुम्हें भी ज्वाइन करना है क्या ग्रैंड प्रोस्पेक्ट ग्रुप? तब जेम्स कहता है क्या तुम्हें भी ज्वाइन करना है? तो विनी कहती है हाँ, ग्रैंड प्रोस्पेक्ट ग्रुप ज्वाइन करके मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और अपनी फैमिली वालों के कहने पर जबरदस्ती शादी भी नहीं करनी होगी। तब जेम्स विनी को एक क्वेश्चन बैंक देता है और कहता है ये लो, इसे सॉल्व करके देख लेना। फिर विनी कहती है मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, क्या तुम हेल्प कर दोगे? तो जेम्स कहता है हाँ। फिर वो विनी को सोल्यूशन बताता है। तब विनी जेम्स की तरफ देखते हुए सोचती है जेम्स मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, और पूरी बात यह है कि ग्रैंड प्रोस्पेक्ट ग्रुप में ज्वाइन होना ही मेरा सपना है, क्योंकि मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, वो लोग बहुत बुरे हैं। मुझे अपने आप को बहुत काबिल बनाना है कि किसी के सामने कभी कुछ मांगना ना पड़े। ये सब सेठ और एना बाहर से देख रहे थे। एना तो गेम खेल रही थी, पर सेठ दोनों को देखता है और कहता है ब्रदर किस कर दो, अच्छा मौका है। फिर वो कहता है ये बिग ब्रदर किस क्यों नहीं कर रहे, इतना अच्छा मौका है, क्या इन्हें किसी ने सिखाया नहीं कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं, उनके साथ बिहेव कैसे करते हैं? तब एना कहती है तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है तो तुम जाकर सिखा दो, वैसे भी किस तो की ही होगी तुमने। तब सेठ कहता है क्या बोल रही हो तुम, आज तक मैंने किसी को किस नहीं किया, बस एक को करना है। तो एना कहती है क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें कोई बीमारी है क्या, कुछ भी बोलने लगते हो? तब सेठ कहता है हाँ मुझे बीमारी है, वो भी अभी अभी हुई है, तुम्हें पसंद करने की।
तब एना कहती है क्या बोल रहे हो? तो सेठ कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तब एना अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये लो कार्ड, हमारे फैमिली डॉक्टर का है, जाकर यहाँ मेरा नाम बता देना, तुम्हें 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। फिर एना भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दूसरे दिन क्लासरूम में स्टूडेंट्स आते हैं और वो जेम्स से कहते हैं जेम्स, हमने सुना है तुमने और विनी ने लेट नाइट तक साथ में पढ़ाई की है। तब एक लड़की कहती है हाँ, कहीं ऐसा ना हो दोनों के बीच टाई हो जाए। तभी जेम्स विनी को कुछ देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए लाया था। इधर सेठ सोचता है कि कल रात एना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शायद उसे मेरा पूरा लुक पसंद नहीं था, अब मैं उसके सामने मैच्योर बनूंगा। तभी एना क्लास में आकर बैठती है तो सेठ उसे कहता है एना, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर के लिए चलोगी? तो एना कहती है सेठ, आज एग्जाम है और अगर एग्जाम में तुम टॉप 5 से बाहर गए तो तुम्हारे डैड तुम्हें मार डालेंगे और तुम मुझे डिनर के लिए पूछ रहे हो। तब सेठ जेम्स से कहता है ब्रदर देखो ना। तो जेम्स कहता है मुझसे तो तुम दूर ही रहो। फिर वहाँ टीचर आती है और कहती है एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। कुछ देर बाद एग्जाम खत्म हो जाता है, सब बैठे होते हैं। तब एना जेम्स से कहती है लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो जेम्स कहता है उस क्वेश्चन में बी की मैक्सिमम वैल्यू 3 थी। ये सुनकर एना कहती है ओह, मेरा तो गलत हो गया। कुछ देर बाद एक लड़की आकर कहती है चलो सब चलते हैं, रिजल्ट आ गया है। सब जाने लगते हैं। तब एक लड़की अपने फ्रेंड से कहती है तुम नहीं जा रहे? तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आए होंगे, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट में तो सिलेक्शन दूर की बात है। फिर वो लड़की विनी से कहती है तुम्हें नहीं जाना रिजल्ट देखने, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में जाना तो तुम्हारा सपना था। तब विनी कहती है नहीं, मेरा लास्ट क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा नाम लिस्ट में नहीं होगा। तभी फे कहती है इस जैसी बुद्धू लड़की भी सपने देखती है, इनको हक नहीं होता सपने देखने का, वैसे भी कुछ होना तो था नहीं, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में तो अब बस जेम्स जाएगा। तब एक लड़की कहती है इसमें तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तो फे कहती है मेरे डैड भी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में है, उन्होंने कहा था वो मुझे ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे, तो अब मैं और जेम्स ऑफिशियली साथ में रहेंगे और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद सेठ और एना आकर जेम्स के पास खड़े हो जाते हैं। सारे बच्चे रिजल्ट देख रहे होते हैं। तब एक लड़की कहती है विनी फर्स्ट पोजीशन में है, इसका जरूर टाई हुआ होगा सेठ और एना के साथ। तब एक दूसरा स्टूडेंट कहता है लेकिन यहाँ जेम्स का नाम टॉप 10 में नहीं है। तब एक और स्टूडेंट कहता है ये क्या, जेम्स का स्कोर तो 0 है। इसके बाद एक दूसरी स्टूडेंट कहती है सेठ और एना का स्कोर भी 0 है। तब जेम्स कहता है तुम दोनों ने भी एग्जाम नहीं दिया। तो एना कहती है मुझे लिखने में थोड़ा आलस आ रहा था। इसके बाद एना कॉल करने लगती है तो सेठ उसका फोन लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद एना अपनी मॉम को कॉल करके कहती है जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगी। ही फैमिली और जीयू फैमिली के बच्चे के बराबर ही स्कोर होगा। वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने डैड को कॉल करके कहता है आप टेंशन मत लीजिए, अगर उस टॉपर विनी के सामने हाथ जोड़कर भी उसे जीयू ग्रुप में ज्वाइन करवाना पड़ा तो वो भी करूंगा। इसके बाद इधर टीचर वांग कॉल में कहते हैं विनी यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी और ये बात उसने आज साबित कर दी। इसके बाद टीचर वांग, एना और सेठ सब जेम्स के पास आते हैं। तो जेम्स कहता है आप लोग यहाँ एक साथ और वो भी तुम उसे चुराने आए हो, तो ये बात भूल जाओ क्योंकि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद क्लास में फे कहती है ये विलेज गर्ल टॉप 10 में है तो क्या हुआ, इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप से इसे इनविटेशन कभी नहीं आएगा। तब विनी की फ्रेंड कहती है विनी तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, सब ठीक होगा। तभी वहाँ एक लड़की कहती है एक लेडी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप का ऑफर लेकर आ रही है। फिर एक लेडी अंदर आती है, उसे देखकर फे कहती है ये मेरे लिए ऑफर लेकर आई होगी, इसे मेरे डैड ने भेजा होगा। और वो लेडी से कहती है आप मेरे लिए ये ऑफर लेकर आई हैं। पर वो लेडी विनी के पास जाती है और कहती है आपने कैंपस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, इसलिए ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप ने ये ऑफर आपके लिए भेजा है। तब विनी कहती है आपको कोई गलत फहमी हो रही है, हाईएस्ट स्कोर जेम्स या एना ने किया होगा, मेरा तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था। तब लेडी कहती है जेम्स को 0 मार्क्स मिले हैं और एना के भी मार्क्स 0 है। तब फे कहती है विनी तुमने जेम्स को ऐसा क्या कहा या उसे क्या पट्टी पढ़ाई कि उसके मार्क्स 0 आ गए, तुम बहुत सेल्फिश हो। तब विनी की फ्रेंड टियान कहती है फे तुम ये क्या कह रही हो, विनी ऐसी बिल्कुल नहीं है, इसने जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है और तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है कि जेम्स के मार्क्स 0 आए हैं या फिर इस बात से कि जेम्स विनी को लाइक करता है और तुम्हें नहीं। तब फे चुप हो जाती है और टियान विनी से कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारा ड्रीम था और अब तुमने अपना सपना सच कर लिया है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद विनी अपना ऑफर लेटर देखती है और कहती है जेम्स मेरा सपना पूरा हो गया है, मैं ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ। और फिर उसे टेक्स्ट करने
लगती है, पर फिर सोचती है कि करूं या नहीं, कहीं उसे बुरा ना लगे क्योंकि उसके मार्क्स 0 आए हैं, लेकिन फिर कर देती है। तो जेम्स उसे कांग्रेट्स करता है और कहता है तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो डिनर पार्टी तो बनती है। तो विनी कहती है ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ से जेम्स से कहता है ब्रदर अब तो सब सेट कर लिया ना तुमने, आज तुम जा रहे हो ना विनी के साथ डिनर में, मतलब डेट के लिए। तभी वहाँ एना आती है और कहती है जेम्स वहाँ तुम जाओगे तो फॉर्मल में मत जाना, लड़कियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, वैसे भी तुम अपना मिलियंस का सूट पहनकर जाओगे तो लड़की डर जाएगी। तब सेठ कहता है अच्छा ऐसा है, और वहाँ से चला जाता है और एना भी चली जाती है। तब जेम्स एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स में रखी रिंग को देख रहा होता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और कहती है प्रेसिडेंट कार रेडी है। तो जेम्स कहता है ठीक है। फिर लेडी कहती है प्रेसिडेंट ये रिंग आपकी जीएफ के लिए है। तो जेम्स कहता है हाँ। तब लेडी कहती है मैडम को ये जानकर खुशी होगी कि आपके जीएफ है। इसके बाद जेम्स रेडी होकर विनी से मिलने जाता है। वहाँ सेठ और एना भी आते हैं जो उसे देखते हैं और इशारे में उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। इसके बाद जेम्स उनके पास आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सेठ कहता है ब्रदर तुम यहाँ डेट के लिए आए हो तो हम भी यहाँ डेट के लिए आए हैं। तभी एना भी कहती है हाँ बस ऐसे ही यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने आए थे और सोचा अच्छा सा डिनर कर लेंगे। तब जेम्स अपना कार्ड देता है और कहता है कहीं और जाकर डिनर कर लो पर यहाँ से जाओ। एना और सेठ वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ विनी आ जाती है। तो एना कहती है अब जिसके कारण हम यहाँ से जा रहे थे वही आ गई है तो अब जाने का कोई फायदा नहीं है, यहीं रुक जाते हैं। तब सब बैठते हैं। विनी सेठ को फोन कवर देते हुए कहती है सेठ मैंने ये अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। तब सेठ अपना फोन निकालता है और कहता है तुम्हें पता भी है मेरे फोन कवर की प्राइस कितनी है, ये 50,000 का है और तुम मुझे ये दे रही हो। इसके बाद विनी एना को एक बॉक्स देती है और देते हुए कहती है एना ये स्कार्फ मैंने अपने हाथों से बनाया है, मुझे पता है ये तुम्हारे बैग्स और स्टाइल से मैच नहीं करता लेकिन तुम इसे यूज कर सकती हो। तब सेठ कहता है उस बॉक्स में क्या है। तो विनी बॉक्स उठाती है और उसे ओपन करती है। फिर जेम्स को देते हुए कहती है ये मेरे डैड ने मुझे दिया था जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका ये पेन तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे पता है ये गिफ्ट एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन तुमने मेरी हेल्प की है और मेरे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए, तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो रख लो वरना मुझे वापस दे देना। तब जेम्स वो बॉक्स रख लेता है। फिर विनी कहती है मैं जाकर पहले कुछ खाने के लिए ऑर्डर करके आती हूँ। उसके जाने के बाद सेठ कहता है ब्रदर तुम इतने सस्ते पेन को रख क्यों लिया और ऐसे रख रहे हो जैसे ये कोई खजाना हो। तभी एना कहती है मुझे तो फिक्र तुम्हारे फोन कवर की हो रही है। तो सेठ कहता है ब्रदर देखो ना ये कैसे बोल रही है। तब जेम्स कहता है मुझे इन्वॉल्व मत करो। कुछ देर बाद सब घूम रहे होते हैं। तब सेठ एना से कहता है तुम्हें क्या लगता है पहले कौन प्रपोज करेगा। तो एना कहती है मुझे नहीं पता, पर अगर तुम्हें जानने की इतनी जल्दी है तो जाकर पूछ के आ जाओ। तो सेठ कहता है मुझे नहीं जानना उनके बारे में, मुझे तो तुमसे सुनना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो एना कहती है कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तभी एना के पास कोई मैसेज आता है। तो सेठ कहता है क्या हुआ, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें फिर से शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो एना कहती है जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो। तो सेठ कहता है तुम उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताती। तो एना कहती है क्या कर रहे हो तुम। तब सेठ कहता है हाँ सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब एना कहती है मैं भी जल्दी डेट करूंगी, देखना तुम, और जाने लगती है। तो सेठ कहता है क्या कह रही हो तुम, डेट करने वाली हो, इसका क्या मतलब है, रुको तुम मुझे बता के जाओ। और सेठ भी उसके पीछे चला जाता है। इधर विनी और जेम्स बात कर रहे थे। विनी कहती है जेम्स तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, और एना और सेठ भी अच्छे हैं, उनके साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी है, लगता है तुम लोग साथ में रोते हो, हंसते हो, गाते हो, अच्छा है। तब जेम्स कहता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं कहना। तो विनी कहती है आए, फिर कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर जेम्स कहता है लेकिन मुझे कुछ कहना है, और फिर विनी को किस करता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें एक आदमी बैठा था जो कहता है जेम्स तुमने जीएफ पहना ही ली क्या, नाम विनी राइट। तब विनी कहती है ये कौन है। तो जेम्स कहता है ये जूलियन है, मेरा सौतेला भाई। तब जूलियन कहता है जेम्स हमारे रिश्ते का यूज करो, बिग ब्रदर हूँ मैं तुम्हारा। फिर वो विनी से कहता है मुझे पता है जेम्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख पाएगा, इसलिए तुम इसे छोड़ दो और कभी फ्री हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाऊंगा। फिर एक कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दूसरे दिन विनी जल्दी से कंपनी में जाकर सबके टेबल पर टी बैग रख देती है और सोचती है कि आज पहला दिन है, काम है, सब ठीक से हो जाए और सब मुझे काम में केयर करें।
इसके बाद एक एक करके एम्प्लॉयज आने लगते हैं। वो अपने डेस्क पर रखे बैग देखते हैं और कहते हैं ये किसने रखा है, और उसे डस्टबिन में डालने लगते हैं। तभी वहाँ विनी आती है और कहती है मैं न्यू इंटर्न हूँ और ये बैग मैंने रखे हैं। ये टी मैंने अपने गार्डन में उगाई थी, बहुत अच्छी है। तब एक लेडी कहती है ये क्या कचरा लेकर आई हो कंपनी में, यहाँ कोई टी नहीं पीता, सब कॉफी पीते हैं। तो विनी वहाँ से चली जाती है। तभी डायरेक्टर जैंग के पास प्रेसिडेंट का कॉल आता है। वो कहते हैं आज न्यू इंटर्न आ रही है तुम्हारे डिपार्टमेंट में, उसका ध्यान रखना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैंग कहता है मैं पूरा ध्यान रखूंगा और फिर कॉल कट कर देता है। तब एक लेडी कहती है डायरेक्टर जैंग क्या हुआ, कुछ खास बात है क्या, प्रेसिडेंट ने खुद तुम्हें कॉल किया। तो जैंग कहता है कोई न्यू इंटर्न आ रही है तो प्रेसिडेंट ने उसका ध्यान रखने को कहा है। तब लेडी कहती है प्रेसिडेंट तो ऐसे किसी भी न्यू इंटर्न पर इतना ध्यान नहीं देते, फिर वो इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। तब दूसरी लेडी कहती है कहीं वो प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ तो नहीं है। तो जैंग कहता है ज्यादा बातें मत करो, सच जाकर अपना काम करो। तभी वहाँ विनी आती है और वो जैंग को भी टी बैग देती है और कहती है सर आज मेरा पहला दिन है काम का, तो मैं ये बैग सबके लिए लाई थी। पर जैंग कहता है ये सब बचकानी हरकतें करना छोड़ो और अपनी एनर्जी काम करने में लगाओ। तो विनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ फे आती है और कहती है मैं न्यू इंटर्न हूँ फे। तो जैंग को लगता है शायद ये वही इंटर्न है जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने कहा था। वो फे का वेलकम करते हैं और कहते हैं आपकी डेस्क रेडी है। तब फे आगे आती है तो विनी को देखकर कहती है तुम यहाँ। तो विनी कहती है हाँ, इत्तेफाक से मैं भी यहाँ न्यू इंटर्न हूँ और अब हम दोनों कलीग हैं। तब फे कहती है हाँ अच्छे से काम करना, तुम्हारी वजह से स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर विनी शांत हो जाती है। तभी वहाँ एना आती है और कहती है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप का प्रेसिडेंट ही चेंज हो गया। रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप को कब से फे के अप्रूवल की जरूरत पड़ने लगी। तो फे कहती है ऐसी बात नहीं है। चांग एना को देखकर कहता है प्रेसिडेंट एना प्लीज कम। फिर एना कहती है मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे लिए टी लेकर आओ। और चाहते हुए विनी के बाल ठीक करती है और कहती है 85 डिग्री हॉट टी होनी चाहिए, ओके। फिर वो कहती है मुझे एक भी टी बैग मिसिंग नहीं मिलना चाहिए। और फिर विनी से कहती है तुम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना कर ले आओ, ओके। फिर अंदर चली जाती है। तब चांग फे से कहता है ये प्रेसिडेंट एना कुछ ज्यादा ही हेल्प नहीं कर रही है। तो फे कहती है हाँ सब क्लासमेट्स हैं, हम हैंडल कर लेंगे। फिर वो बाकी एम्प्लॉय से कहती है हाँ सब क्लासमेट्स हैं और आप सबको पता है हम यूनिवर्सिटी में कैसे एक दूसरे को बुली करते हैं। आज मैं आपको विनी को बुली करके दिखाऊंगी। फिर कुछ देर बाद विनी आती है तो फे उससे कहती है विनी तुम्हारी टेस्ट कॉफी मशीन के पास शिफ्ट कर दी गई है, तुम अब से वहीं बैठोगी। तब विनी कहती है क्यों। तो फे कहती है क्योंकि तुम जैसी घटिया लड़की जो सबको घटिया से गिफ्ट देती है, हम सब उसके साथ काम नहीं करना चाहते और कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तब विनी चुपचाप खड़ी थी। तभी आयना कहती है विनी मेरी फाइल्स कहाँ हैं, तुम अभी तक लेकर क्यों नहीं आई। और फिर उठकर विनी के पास आती है और कहती है मुझे लगा तुम बहुत दम हो, अपनी इस क्षमता के साथ तुम ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट में काम नहीं कर पाओगी। तब फे कहती है हम भी यही चाहते हैं कि विनी यहाँ से चली जाए। फिर आयना कहती है तुमने विनी की टेस्ट कॉफी मशीन के पास शिफ्ट करवा दी ना, क्यों, किसकी परमिशन से हुआ ये। तो फे कहती है हम में से कोई भी विनी के साथ काम नहीं करना चाहता, वो बहुत दम है, उसका स्टाइल, बस इसलिए हमने सोचा कि उसे कॉफी मशीन के पास बैठा दो। तो ऐना कहती है हम मतलब कौन। तो फे कहती है हम सब है ना, हम तो ये कंपनी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो ऐना उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मुझे ऐना कैसे बुला सकती हो, मैं ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तो फे कहती है विनी भी तो तुम्हें यही बुलाती है। तब आना कहती है विनी को खुद से कंपेयर मत करो, वो तुम्हारी जैसी नहीं है। तो फे कहती है आना बस करो, मैं जानती हूँ तुम भी विनी से नफरत करती हो। तो आना कहती है मैंने कब कहा मैं विनी से नफरत करती हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे लिए कह सकती हूँ। फिर आना विनी से कहती है अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो खुद के लिए बोलना सीखना होगा, और ये कौन होते हैं तुम्हारी जगह डिसाइड करने वाले, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठना। तभी जांग कहता है प्रेसिडेंट आप ये सही नहीं कर रही हैं, इससे विनी को बढ़ावा मिलेगा और प्रेसिडेंट ही ने कहा था कि न्यू इंटर्न का ध्यान रखना है। तो आना कहती है तुम्हें कैसे पता कि प्रेसिडेंट ही ने फे के बारे में कहा था, विनी के बारे में नहीं, क्योंकि न्यू इंटर्न तो विनी भी है। तब जांग कहता है क्योंकि विनी ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हैं और देखने में भी पुअर लग रही है, हमारे प्रेसिडेंट इसे कैसे जानते होंगे।
तो ऐना कहती है तुम सही कह रहे हो, आदमी को उसके कपड़ों से जानते हैं। फिर वो जैंग को कार की देती है और कहती है तुम जाकर मेरी कार में जो भी बैग्स रखे हैं कपड़ों के सारे ले आओ। कुछ देर बाद जैंग सारे बैग्स लेकर आता है और कहता है मैडम मैं सारे बैग्स ले आया, और वहाँ से चला जाता है। फिर ऐना विनी से कहती है इन बैग्स को उठाओ और जाकर चेंज करो। तो विनी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कपड़ों को देखकर कौन क्या बोल रहा है। तो ऐना कहती है ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये बैग्स उठाओ और मेरे साथ चलो, और जाने लगती है। पर विनी वहीं खड़ी रहती है। तो ऐना उसे कहती है किसका वेट कर रही हो, चलो। कुछ देर बाद ऐना विनी से कहती है ये बैग्स लो और जाकर चेंज कर लो। इन बैग्स में सारे एक्सपेंसिव और ब्रांडेड क्लोथ्स हैं। शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सब यूज करना नहीं। फिर विनी चेंज करने जाती है। तभी ऐना के पास जेम्स का कॉल आता है और वो कहता है ऐना तुम विनी को लेकर कहाँ चली गई। तो ऐना कहती है तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, वरना आज विनी जिन ग्रुप में काम कर रही होती, तुमने मुझे और सेठ को उसे लेकर जाने नहीं दिया और अब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तब जेम्स कहता है हुआ क्या है। तो ऐना कहती है तुमने अपने डायरेक्टर को न्यू इंटर्न का ध्यान रखने कहा था ना, पता करो उसने क्या किया है, कैसे बिहेव किया है उसने विनी के साथ, और कॉल कट कर देती है। अब फिर सेठ कहता है क्या हुआ ब्रदर, कोई प्रॉब्लम है। तो जेम्स कहता है मुझे अभी डायरेक्टर जोंग से मिलना है, उसे बुलाओ। कुछ ही देर में जोंग आता है और कहता है प्रेसिडेंट आपने मुझे बुलाया, कोई काम था। वैसे मैंने आपका काम कर दिया है, आपने न्यू इंटर्न का ध्यान रखने कहा था ना, मैंने उसे न्यू प्रोजेक्ट टीम का मेंबर बना दिया है और कुछ टाइम में वो डायरेक्टर बन जाएगी, मैं खुद उसे लीड कर रहा हूँ। तब सेठ कहता है आप बताइए न्यू इंटर्न का नाम क्या है। तो जोंग कहता है फे। तब सेठ कहता है और तुमसे ये किसने कहा कि न्यू इंटर्न का नाम फे है। तब जोंग कहता है इसका मतलब वो विनी थी। तब जेम्स कहता है मैंने सुना है तुमने उसके कपड़ों को लेकर बुरा कहा और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो जैंग कहता है प्रेसिडेंट ये सब मेरी गलती नहीं है, वो तो फे ने कहा था, वो सब क्लासमेट्स हैं और आप सब साथ मिलकर विनी को परेशान करते थे, इसलिए मैंने फे का साथ दिया। तब सेठ कहता है वो हमारी क्लासमेट है, हम उसके साथ स्कूल में कैसे बिहेव करते हैं वो हमारा मैटर है, तुम्हारा नहीं। लेकिन वो यहाँ एम्प्लॉय है और तुम्हें पता भी है कौन है वो, तुम्हारे प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ। आज तक मैंने उसको बुली नहीं किया और तुम भला बुरा कह रहे हो। तो जैंग कहता है प्रेसिडेंट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर सब ठीक कर दूंगा। तो जेम्स कहता है तुम्हें अच्छे से पता है क्या करना है। तब जैंग कहता है हाँ मैं अभी जाकर फे को कंपनी से निकाल दूंगा। तो सेठ कहता है रुको, तुम उसे काम से नहीं निकालोगे, जो तुम विनी के साथ कर रहे थे वही सेम चीज जाकर फे के साथ करो, समझ गए ना क्या करना है। तो जैंग हाँ करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ विनी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और ऐना से कहती है ऐना देखो अब कैसी लग रही हूँ, ठीक है सब। तो ऐना कहती है हाँ सब ठीक है, अब अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो तुम उसे जवाब देना और ये मत सोचना कि वो पुराना एम्प्लॉय है या कुछ और। इसके बाद विनी आती है, उसे देखकर फे हैरान हो जाती है। बाकी एम्प्लॉयज विनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो। एक लेडी कहती है विनी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये ब्रांड नया नया आया है। तब फे सोचती है जेम्स तुमने बहुत जल्दी सब कर दिया, लेकिन अफसोस विनी की कोई औकात नहीं है मेरे सामने, उसकी जगह वही कॉफी मशीन के साइड में है और मुझे तो आते ही न्यू प्रोजेक्ट टीम का मेंबर बना लिया है। तभी ऐना कहती है क्या हुआ। फे कहती है विनी को देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। तो एक एम्प्लॉय कहती है कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों को देखकर उन्हें कभी खुशी नहीं होती, बस दूसरों को नीचा दिखाना और उनकी बेइज्जती करना ही जानते हैं। तब दूसरी एम्प्लॉय कहती है हाँ लोगों का काम तो बस दूसरों की सक्सेस से जलना होता है, लेकिन ऐसे लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। तब ऐना कहती है तुम मुझसे नहीं बोल सकती, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी वहाँ जैंग आता है और कहता है कौन हो तुम, बताओ हमें कौन हो। तो फे कुछ नहीं कहती। तब जैंग कहता है तुमने विनी के लिए कॉफी मशीन के साइड डेस्क शिफ्ट करवाई थी ना, अब जगह चेंज हो रही है, कॉफी मशीन के पास बैक में तुम बैठोगी। तब फे कहती है मैं वहाँ बैठी बिल्कुल नहीं। तो जैंग कहता है जब वहाँ विनी बैठ सकती है तो तुम क्यों नहीं। फिर वो कहता है तुम्हें सब पीछे से शुरू करना होगा और जाओ और जाकर उधर बैठ जाओ, और विनी से कहता है कि तुम अपना वर्क आगे की डेस्क पर कंटिन्यू करो। इसके बाद विनी अपनी डेस्क पर बैठी थी। तब ऐना उसके पास जाती है तो विनी उसे कहती है जेम्स हमें डिनर के लिए बाहर चलने कह रहा है। तो ऐना कहती है चलो चलते हैं और विनी को लेकर चली जाती है।
कुछ देर बाद कंपनी में विनी के मॉम एंड डैड आते हैं। विनी के डैड कंपनी में चिल्लाते हैं, विनी कहाँ हो तुम, बाहर आओ, तुम यहाँ काम कर रही हो, हमें पता चल गया है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आती है और कहती है, सर आप यहाँ ऐसे शोर मत मचाइए, मुझे बताइए आपको किससे मिलना है, मैं उसे बुला दूंगी। तब विनी के डैड कहते हैं, इस कंपनी में मेरी बेटी काम करती है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है, उसे बुलाओ, उसे हम घर लेके जाना चाहते हैं। उसने कॉलेज कर लिया और अब यहाँ जॉब कर रही है, पर इतने सालों से घर नहीं आई। तब विनी की मॉम भी कहती है, हाँ मुझे अपनी बेटी से मिलना है, उसे बुलाओ। तो एम्प्लॉय कहती है, सर मैडम आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, आप अपनी बेटी का नाम बताइए, मैं उन्हें बता दूंगी, जैसे ही उनका काम खत्म होगा वो आपसे मिल लेंगी। तो विनी के डैड कहते हैं, उसका नाम विनी है, उसे अभी यहाँ बुला के लाओ। तब एम्प्लॉय जांग को कॉल करती है और कहती है, डायरेक्टर जांग यहाँ नीचे विनी के पेरेंट्स आए हैं और उसे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, उसे मिलने बुला रहे हैं। तभी विनी के डैड फोन ले लेते हैं और कहते हैं, तुम उसके बॉस हो, अभी तुम नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ ही देर में जैंग आता है, उसे देखकर विनी के डैड कहते हैं, तुमने मेरी बेटी को जबरदस्ती यहाँ रोक के रखा है, उसे घर आने नहीं दिया। तो जैंग कहता है, सर प्लीज शांत हो जाइए, ये हमारी कंपनी है, यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, इसका इफेक्ट हमारी कंपनी पर पड़ेगा। तो विनी के डैड कहते हैं, तुम विनी को बुलाओ अभी यहाँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है, इतने सालों से घर नहीं आई, तुम लोगों ने ही उसे यहाँ बंद करके रखा होगा, जबरदस्ती रोका है उसे। तो जैंग कहता है, विनी हमारी एम्प्लॉय है और ये उसका फर्स्ट डे है। इधर दूसरी तरफ सेठ, एना, विनी और जेम्स डिनर के लिए आए थे। तभी विनी के पास कॉल आता है, तो वो कहती है, मैं आ रही हूँ। इसके बाद वो कहती है, तुम लोग डिनर करो, मुझे एक काम है तो जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। तब फिर सेठ के पास भी कॉल आता है, वो बात करता है, फिर एना और जेम्स को बताता है कि डायरेक्टर जैंग का कॉल था, विनी के पेरेंट्स कंपनी में आए हैं, इसलिए विनी वहाँ गई है। तो जेम्स वहाँ जाने के लिए सोचता है, पर एना कहती है, तुम यहीं रुको, मैं और सेठ वहाँ जाते हैं, और फिर वो भी निकल जाते हैं। और जेम्स किसी को कॉल करके कहता है, लीगल कमेटी से मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो, आज ही मिलना है, मुझे कुछ काम है। इधर कंपनी में विनी के पिता बहुत गुस्सा हो रहे थे जैंग पर, उसके कपड़े पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुमने ही हमारी बेटी को पाया है, अगर अभी उसे नहीं बुलाया तो मैं यहाँ पुलिस बुला लूंगा। तभी वहाँ विनी आती है और अपने डैड को पीछे हटाती है और कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर सेठ आगे जाने लगता है तो एना उसे रोक लेती है। तब सेठ कहता है, कैसे डैड है ये, अपनी बेटी को मार रहे हैं, जाने दो मुझे, ऐसे डैड को डैड कहलाने का हक नहीं है। तब एना कहती है, ये विनी को खुद हैंडल करने दो। इधर जैंग कहता है, विनी तुम ठीक हो। तो विनी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद उसके डैड विनी से कहते हैं, तुमने कॉलेज के बाद ये जॉब ज्वाइन कर ली, इसका मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और अब इतनी अच्छी जगह जॉब भी करने लगी हो, पैसे भी अच्छे कमाती होगी, लाओ जल्दी से मुझे पैसे दे दो। तब विनी कहती है, आज मेरा फर्स्ट डे है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तब उसके डैड कहते हैं, तेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है तुम हमारे साथ चल, हमने तेरे लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढा है। पर विनी कहती है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना है। तब उसके डैड उसे एक और थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मना करने की। तब विनी कुछ नहीं बोलती। फिर उसके डैड कहते हैं, तुम एक एहसान फरोश बेटी हो, मैं डैड हूँ तुम्हारा। तब विनी कहती है, आप मेरे डैड नहीं हो। तो उसके डैड कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की। तो विनी कहती है, क्या ही करोगे, मारो ही ना तो मारो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। तब उसकी माँ कहती है, मैंने इसे शादी की थी, डैड हैं ये तुम्हारे, रिस्पेक्ट से बात करो। तब विनी कहती है, आज तक कौन से डैड के फर्ज निभाए हैं इन्होंने, कौन सा बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी कॉलेज जाए, कौन सा बाप अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवाना चाहता है पैसे के लिए। तो उसकी माँ कहती है, ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे थे। तो विनी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, जाइए यहाँ से, मुझे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में जॉब करनी थी और आज मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। तब चांग विनी के पेरेंट्स को वहाँ से जाने को कहता है और कहता है, एम्प्लॉय की सेफ्टी हमारी ड्यूटी है और विनी आपके साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज चले जाइए यहाँ से। और फिर आदमियों से कहकर उन्हें बाहर निकलवा देता है। तो उसके पेरेंट्स विनी से कहते हैं, तुम हमें ऐसे बाहर निकलवा रही हो, ठीक नहीं कर रही हो तुम। इसके बाद विनी दुखी हो जाती है। तो जांग कहता है, तुम ठीक हो। फिर विनी रोते हुए नीचे बैठ जाती है। तब सेठ और एना उसके पास आते हैं और एना उसे उठाती है। फिर विनी कहती है, तुम्हें मेरी हालत देखकर हंसी आ रही होगी ना, लेकिन मेरी फैमिली ऐसी ही है, ऐसी बुरी फैमिली है मेरी, और मैं भी बहुत बुरी हूँ, कुछ नहीं कर सकती, अपने लिए भी कोई कदम नहीं उठा सकती। तब एना कहती है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो, इतना हिम्मत तो मेरे पास भी नहीं है। तभी एना के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है। इधर बाहर खड़ी फेस सब देख रही होती है। फिर कहती है, स्टेटस लुक्स सब कुछ विनी को क्यों मिल रहा है, इसका तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर भी सब विनी की साइड क्यों है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है।
तभी जूलियन से टकरा जाती है तो वो कहता है फे। तब फे कहती है तुम जानते हो मुझे पर मैं तो नहीं जानती। तब जूलियन कहता है मैं जूलियन हूँ, जेम्स का बड़ा भाई। तब फे सोचती है अगर मैं ही फैमिली के बड़े बेटे के साथ रहूंगी तो विनी और एना मुझे कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो मेरे सामने रोएंगे और मेरी हर बात मानेंगे। तब फे जूलियन से कहती है माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वैसे आपने डिनर नहीं किया होगा तो चलिए हम चलकर डिनर करते हैं। तो जूलियन कहता है ठीक है लेकिन मेरी प्लेस में। तब फे और जूलियन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिसेस ही विनी और जेम्स की फोटोज देखती है। मिसेस ही कहती है तुम कह रही हो कि जेम्स किसी लड़की को डेट कर रहा है। तब फे कहती है हाँ आंटी, हम सब क्लासमेट्स थे और जेम्स और विनी कॉलेज से साथ है। जेम्स किसी भी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था, पर पता नहीं विनी ने क्या किया जब वो दोनों साथ है। और विनी तो अब जेम्स की कंपनी में ही काम कर रही है, वो लड़की जेम्स के काबिल नहीं है। तब मिसेस ही कहती है अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है कि जेम्स शादी करने से मना क्यों कर रहा था, और वहाँ से जाने लगती है। तब जूलियन फे की तरफ इशारा करता है और फे मिसेस ही को रोकती है और कहती है आंटी 3 दिनों बाद हमारे कॉलेज का एक छोटा सा रियूनियन है, वहाँ विनी भी आएगी तो आप वहाँ विनी से मिलने आ सकती हैं। तब मिसेस ही कहती है ठीक है। कुछ दिनों बाद विनी रियूनियन में जाती है, वहाँ उसे देखकर उसके क्लासमेट्स कहते हैं विनी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तब विनी थैंक यू कहती है। इसके बाद उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं तुम अभी क्या कर रही हो और तुम्हारे और जेम्स के बीच सब कैसा चल रहा है, तुमने कन्फेस किया कि नहीं अब तक। तब विनी कहती है मैं अभी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में न्यू इंटर्न हूँ। तब उसके फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर विनी कहती है मैं और जेम्स अभी साथ नहीं है, बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। साथ ही सोचती है कि आज रात रियूनियन के बाद मैं जेम्स के सामने सब कन्फेस कर दूंगी। और फिर वो अपने फ्रेंड्स के सामने कहती है कि मैंने सोचा है आज रात में सब कन्फेस कर दूंगी। पर तभी वहाँ फे आती है और कहती है कन्फेस करना है, क्या कन्फेस करोगी तुम जेम्स के साथ रहने के बारे में, सोचा भी कैसे तुमने, अपना स्टैंडर्ड देखा है तुमने। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर विनी जेम्स को लाइक करती है उसमें क्या गलत है, तुम भी तो जेम्स को लाइक करती थी ना। तब फे कहती है हाँ तो सिर्फ मैं हूँ जो जेम्स के लायक हूँ, ये गवार वैनी नहीं। तब टियान कहती है वैनी तुम उसकी बातों में ध्यान मत दो, तुमने अपने सपने को पूरा किया है और मुझे भरोसा है तुम्हारे और जेम्स के बीच भी सब ठीक होगा। वहीं दूसरी तरफ सेद और एना जेम्स के पास जाते हैं और जाकर सेद कहता है ब्रा तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो। तो जेम्स कहता है तो मैं क्या करूँ, मुझे मेरा काम करने दो। तब वो दोनों कहते हैं फे ने एक छोटी सी रियूनियन पार्टी रखी है और उसमें उसने वैनी और तुम्हारी मॉम दोनों को इनवाइट किया है, वो जरूर कुछ करेगी और हम सब के सामने बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी मॉम के सामने हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसके बाद इधर यूनियन में फे वैनी के बारे में गलत बोलती है, फिर वो कहती है। तभी वहाँ मिसेस ही आती है, उन्हें देख के सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मैडम। यहाँ फिर फे उनका हाथ पकड़ती है और कहती है आंटी आइए ना, पर फिर हाथ छोड़ देती है। इसके बाद फे कहती है आंटी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और फिर वो कहती है आंटी ये वैनी है। फिर वैनी मिसेस ही को हेलो कहती है। तभी वहाँ सेठ और एना आ जाते हैं और कहते हैं आंटी। उन्हें देख के मिसेस ही कहती है तुम दोनों और बाकी सब लोग भी बैठ जाओ। पहले तो सेठ और एना कहते हैं आंटी जेम्स और वैनी। तभी मिसेस ही कहती है मैंने बोला ना बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। फिर वो वैनी से कहती है वैनी तुम बताओ तुम कितने साल की हो, तुम्हारी राशि क्या है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो, और तुम और जेम्स कितने टाइम से डेट कर रहे हो। तब वैनी कहती है आंटी मैं और जेम्स साथ नहीं है। तब मिसेस ही कहती है तुम्हें कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। इसी बीच फे कहती है वैनी आंटी को पता है कि तुम और जेम्स कॉलेज से साथ हो, पर तुम मना कर रही हो, इसका मतलब तुम बस जेम्स के जरिए ही फैमिली में जाना चाहती थी। तब वैनी कहती है आंटी मैं जानती हूँ आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आप बहुत ही हाई क्लास फैमिली से हैं, लेकिन मेरा फैमिली आपके जैसा नहीं है। मैं आपके स्टेटस की नहीं हूँ, आप इन्फ्लुएंसर फैमिली से हैं। और ये भी सच है कि मैं और जेम्स साथ नहीं है, लेकिन मैं जेम्स को पसंद करती हूँ और आज रात ही उसके सामने सब कन्फेस करने वाली थी। कॉलेज में जेम्स ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया। जेम्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, हमेशा मेरा साथ दिया है। इस बीच पता नहीं चला मैं उससे कब प्यार करने लगी। मेरा सपना था ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में ज्वाइन होना, और जब जेम्स ने पूछा था कि मैं ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप ज्वाइन क्यों करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा था कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करके अपनी फैमिली से दूर जाना है, लेकिन मैंने झूठ कहा था। एक और वजह थी। तो मिसेस ही कहती है बताओ क्या वजह थी। तो वैनी कहती है जेम्स, क्योंकि मैं जेम्स के साथ रहना चाहती थी। मैं उससे पहले ही कन्फेस करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। डर लगता था कि कहीं वो मना ना करते और फिर इससे मेरा दिल टूट जाता। लेकिन आज मैं उसे कन्फेस कर दूंगी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ।
हूँ। तभी वहाँ जेम्स आता है और कहता है वेनी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कहता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। उसके बाद जेम्स वेनी का हाथ पकड़ता है और कहता है मॉम, मैं वेनी से प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करना चाहता हूँ। तभी फे कहती है जेम्स, मिसेस ही तुम्हारे लिए परेशान है क्योंकि वेनी तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, वो एक पुअर बैकग्राउंड से है। तब मिसेस ही फे को चुप रहने कहती है और फिर अपने बैग से एक बॉक्स निकाल के जेम्स को देती है। तब जेम्स कहता है मॉम ये तो। तब मिसेस ही कहती है, क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अपनी ही डॉटर इन लॉ को जहर दूंगी? तब सेठ कहता है, डॉटर इन लॉ, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके रिश्ते से? तो मिसेस ही कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे प्रॉब्लम है? फिर कहती है कि जेम्स तुमने अपने लिए लड़की देखी थी, फिर मुझे बताया क्यों नहीं? तो जेम्स कहता है, मॉम आप चाहती थी ना कि मेरी अरेंज मैरिज हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो मिसेस ही कहती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा तुम अपने लिए अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन अब सब ठीक है, तुमने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है। देखो जेम्स, वेनी बहुत अच्छी है, हमेशा इसका ध्यान रखना और इसे खुद से कभी दूर जाने मत देना। अगर वेनी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मिसेस ही वेनी से कहती है, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप एक छोटा प्रोजेक्ट है जो जेम्स हैंडल करता है। शादी के बाद जब तुम आओगी तो हमारे फैमिली बिजनेस को तुम और जेम्स ही मिलके संभालना। तब वेनी कहती है, आंटी आपने अभी क्या कहा? ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप जेम्स के अंडर में है? तब जेम्स कहता है, ओह माफ करना, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। तब वेनी सोचती है, मुझे लगा था कि मेरी इंटर्नशिप मेरी काबिलियत की बदौलत मिली है, लेकिन ये तो जेम्स की तरफ से गिफ्ट था। इसके बाद मिसेस ही कहती है, आप लोग एंजॉय करो, मैं तुम सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तो मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाने को कहती है। तब जेम्स कहता है, मॉम मैं आपको छोड़ देता हूँ बाहर तक, और फे भी कहती है, आंटी हम भी आते हैं। इसके बाद वो सब चले जाते हैं। इधर वेनी दुखी होके बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद सेठ, एना, जेम्स सब वहाँ वापस आते हैं और बात करते हैं कि आज तो पार्टी करेंगे। सेठ कहता है, अब तो सब ठीक है ब्रदर, अब तो तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी। तभी एना कहती है, वेनी कहाँ? तब उसे देखते हैं पर वो कहीं नहीं दिखती। मिसेस ही जो बॉक्स देती है वो भी वहीं रखा था। उसी समय जेम्स के पास वेनी का मैसेज आता है और वो कहती है, जेम्स तुम्हारे प्यार और कंपनी देने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। तब जेम्स कहता है, ढूंढो उसे, पूरे कंट्री में सर्च करो। वहीं दूसरी तरफ वेनी अपना आईडी कार्ड निकालती है, अपना सारा सामान एक बॉक्स में डालती है और कहती है, जेम्स मैंने तुम्हारे पास आने के लिए बहुत मेहनत की थी और तुम्हारे साथ थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थी ये मेरी काबिलियत की वजह से नहीं था, ये तो तुम्हारी चैरिटी थी। और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दूसरे दिन एना कहती है, मैंने ट्राई किया वेनी को ढूंढने की, लेकिन ढूंढ नहीं पाई। वो क्लब से सीधा कंपनी आई और वहाँ एचआर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देके चली गई। जाते हुए वो एक भी गिफ्ट लेके नहीं गई जो हमने उसे दिए थे। तब सेठ कहता है, लेकिन वो गई कहाँ और हम कैसे ढूंढे? तब एना कहती है, कॉलेज के 4 साल हम ही उसके साथ थे, हमारे अलावा उसके ज्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर भी मैंने कुछ लोगों से पूछा है, लेकिन उन्हें भी वेनी के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सुन के जेम्स ड्रिंक करता है। इसके बाद एना वेनी से मिलने जाती है और कहती है, अच्छा तुम यहाँ रहती हो? तब वेनी कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे बिना अलविदा कहे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा। तब एना कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन इसमें जेम्स की भी गलती नहीं है। हम जैसे बच्चे जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसमें बस ये सीखते हैं कि जल्दी से सक्सेसफुल कैसे बने, ये नहीं सोचते कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा, या कोई हमारे वजह से परेशान हो रहा है। इसके बाद एना कहती है, इसका मतलब तुम और जेम्स अभी भी? तब वेनी कहती है, मैं जेम्स को पसंद करती हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हमारा कोई मैच नहीं है। फिर एना कहती है, ठीक है छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा रूम है? मुझे वहाँ थोड़ा रेस्ट करना है। तो वेनी कहती है, हाँ मैं अभी रूम रेडी करके आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तब एना जेम्स को कॉल करती है और कहती है, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है। कुछ देर बाद वेनी खाना लाती है और कहती है, डिनर रेडी है। तो एना कहती है, बहुत टेस्टी लगता है। तभी डोर बेल बजती है। तो वेनी कहती है, रूम ओनर होंगे, वॉशरूम में लीकेज हो रहा है, वही ठीक करवाना था, तो आए होंगे, तुम डिनर करो मैं देखती हूँ। और फिर डोर ओपन करती है तो जेम्स को सामने देखती है। फिर जेम्स अंदर आता है और कहता है, वेनी तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई थी? तब वेनी कहती है, जेम्स मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सॉरी, मुझे तो तुम्हें प्रेसिडेंट कहना चाहिए। प्रेसिडेंट, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तब जेम्स कहता है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तब वेनी कहती है, तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करके मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तुम्हें सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना आता है, किसी की फीलिंग्स को समझता नहीं। और फिर कहती है, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, हमारा बैकग्राउंड भी अलग है, तुम जाओ यहाँ से।
पर जेम्स कहता है तुम मेरी बात तो सुनो, लेकिन वैनी मना करती है। तो जेम्स कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें बदले में कंपनी ज्वाइन करनी होगी। फिर जेम्स चला जाता है। उसके जाने के बाद एना कहती है इसे यहाँ का एड्रेस मैंने नहीं दिया था। तो वैनी कहती है मैं जानती हूँ। इसके बाद दूसरे दिन कंपनी में जेम्स एना को खाना देता है और कहता है ये ले जाके वैनी को दे दो। तो एना कहती है तुम ये खुद क्यों नहीं देते। तब जेम्स कहता है तुम मेरा काम कर दो, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि सेठ तुम्हें परेशान ना करे। तब एना मान जाती है और खाना लेके वैनी के पास जाती है और उसे कहती है तुम खाना खाओ। वैनी खाना देखती है तो एना से कहती है ये तुमने बनाया है। तो एना कहती है नहीं, मेरी शेफ ने बनाया है, तुम पहले इसे खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। फिर एना वैनी से कहती है वैनी तुम्हारे सारे कलीग तो चले गए, तुम यहाँ इतनी लेट नाइट काम क्यों कर रही हो। तब वैनी कहती है मैं कल की प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे खुद कुछ करना है और मैं इस मौका को हाथ से जाने नहीं दे सकती। इसके बाद दूसरे दिन वैनी अपनी प्रेजेंटेशन देती है और उसमें 30% कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बताती है। सामने वाली पार्टी को प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है और वो जैंग से कहते हैं कि हम डील साइन करने को तैयार हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैनी के कलीग उसे कॉन्ग्रेट्स करते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देती हो और बनाया भी अच्छा है। तभी फे कहती है क्या पता इसने खुद बनाई है या नहीं। तब वैनी कहती है प्रेजेंटेशन में एक एक स्लाइड में जो वर्ड लिखा है वो मैंने खुद टाइप किया है और अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस ना हो तो फालतू बकवास मत किया करो। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फे अपने डैड को कॉल करती है और कहती है डैड मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है। तब उसके डैड कहते हैं ये क्या बोल रही हो, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट में जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। तब फे कहती है डैड मुझे जेम्स की स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट करवा दीजिए, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर कुछ देर बाद फे एक फाइल लाके वैनी को देती है और कहती है इस फाइल में मिस्टेक है, तुम मुझे इसे ठीक करके दो। तो वैनी कहती है मैं तुम्हें फाइल ठीक करके क्यों दूं। तो फे कहती है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट हूँ और ये फाइल मुझे प्रेसिडेंट को दिखानी है। तब वैनी कहती है फाइल में जो है वो Q3 के अकॉर्डिंग बना है और यही सही है क्योंकि कंपनी ने Q4 का फॉर्मेट हटा दिया है। इसका मेल कुछ दिनों पहले ही आया था तो ये सही है, शायद तुमने मेल चेक नहीं किया। ये सुनने के बाद बाकी के एम्प्लॉइज बात करने लगते हैं और कहते हैं ये फे कितनी इररिस्पॉन्सिबल है, मेल भी चेक नहीं करती और वैनी को गलत कह रही है। ये सुन के फे को गुस्सा आता है और वो कहती है मेरा डिसीजन प्रेसिडेंट का डिसीजन है, ये फाइल का फॉर्मेट अभी चेंज करके दो। तभी वहाँ जेम्स आता है और कहता है किसने कहा कि तुम मेरे बदले डिसीजन ले सकती हो और ये हक किसने दिया तुम्हें, तुम हो कौन। तब फे कहती है मैं आपकी स्पेशल असिस्टेंट हूँ। तो जेम्स कहता है ये किसने बनाया और किसके कहने पर बनाया गया, मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। फिर वो एक एम्प्लॉय से कहता है अभी फे का टर्मिनेशन लेटर उसे दो और इस कंपनी से बाहर निकालो। इसके बाद जेम्स बाकी एम्प्लॉय से कहता है सब अपना काम कंटिन्यू करो, ये कोई गॉसिप करने की जगह नहीं है। फिर वो वैनी से कहता है तुम ठीक हो। तो वैनी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत सारे काम है प्रेसिडेंट, मुझे जाना है, और चली जाती है। इसके बाद चांग और एक एम्प्लॉय जेम्स के पास आते हैं और उसे कहते हैं सप्लाई चेन टूटने की वजह से ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट खतरे में है, इससे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट की इमेज खराब हो रही है और शेयर के मार्केट प्राइस भी कम हो रहे हैं। ऐसा ही रहा तो ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट बैंकरप्ट हो जाएगी। तभी एक एम्प्लॉय आती है और कहती है प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट टीम सप्लाई चेन टूटने के एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रही है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो डील तोड़ देंगी। तब जेम्स कहता है अभी लीगल टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो और 24 आवर्स के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दो, इसके पीछे कौन है। इसके बाद सेथ, एना और जेम्स बैठे थे। तब सेथ कहता है ब्रदर अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सारी डील हाथ से निकल जाएगी और ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। तभी वहाँ वैनी आती है। जेम्स कहता है तुम इतनी लेट यहाँ। तो वैनी सबको एक एक फाइल देती है और कहती है सप्लाई चेन टूटने के पीछे कंपनी के किसी अंदर के मेंबर का हाथ है जो बाहर कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहा है, ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तब जेम्स कहता है थैंक यू सो मच, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। फिर एना कहती है हम जाकर और एविडेंस देखते हैं, शायद कुछ और भी मिल जाए। पर सेठ कहता है वैनी ने लाया तो है एविडेंस। तो एना कहती है हमें यहाँ से जाना है, अपनी आंखें खोल के देखो, अगर नहीं दिख रहा हो तो कहीं जाकर अपनी आंखें दान कर दो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर जेम्स वैनी को फिर से थैंक यू कहता है। तो वैनी कहती है प्रेसिडेंट ये मेरा काम था। तब जेम्स कहता है क्या तुम ये सब सिर्फ अपनी जॉब के कारण किया है, इतनी देर तक जाग के इतना बड़ा एविडेंस ढूंढना, और ये सब सिर्फ जॉब के लिए। तो वैनी कहती है मैं यहाँ जॉब करती हूँ और ये सब मैंने जॉब के लिए किया है।
तब जेम्स उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुमने ये सब सिर्फ जॉब के लिए मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं टेंशन में था तब इसलिए ये सब तुमने किया? तो वेनी कहती है, मैंने मेरा काम कर दिया, और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ फिर जूलियन से कहती है, वेनी और जेम्स फिर से करीब आ रहे हैं, अगर वो फिर से एक हो गए तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तब जूलियन कहता है, नहीं, हमें कुछ करना होगा, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो फे कहती है, लेकिन हम क्या करेंगे? तो जूलियन कहता है, जेम्स बहुत अलग है, हमें कुछ सोचना होगा। फिर वो कॉल करता है और कहता है, लिन फैमिली के फाइनेंशियल रिपोर्ट दो। कुछ ही देर में रिपोर्ट्स उसके पास आती हैं। तो वो कहता है, मुझे लगा ही था, वेनी के डैड एक गैम्बलर है और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। तब फे कहती है, इसका मतलब वेनी के डैड हमारी हेल्प करेंगे। इसके बाद जूलियन से मिलने मिस्टर लिन आते हैं। उन्हें जूलियन कहता है, मैं आपको पैसे दूंगा, बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा, वो भी बहुत सफाई के साथ। फिर जूलियन उसे एक फाइल लेता है मिस्टर लिन, वो पढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं, प्रेसिडेंट आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, पैसे मिलते ही मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आप बताइए तो कि काम क्या है? तब जूलियन कहता है, आपकी जो बेटी है वेनी, वो मेरे भाई जेम्स के साथ है और ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही, आपको वेनी को जेम्स से अलग करना होगा। तब मिस्टर लिन कहते हैं, मैं जानता हूँ वेनी एक लो बैकग्राउंड से है, इसलिए आपको ये पसंद नहीं होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ये काम कर दूंगा। इसके बाद दूसरी तरफ वेनी, जेम्स, एना, सैथ सब बैठे थे। तो वेनी कहती है, तुमने हमें क्यों बुलाया है? तब जेम्स भी कहता है, हाँ, यहाँ हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तब एना कहती है, मैं सैथ के साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। तब वेनी कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तब एना कहती है, सैथ मुझे धोखा दे रहा था। तो सैथ कहता है, मैं अब तक तुम्हारे साथ था, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली की अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट्स कैंसिल कर दी। तब एना कहती है, ये सब तुमने खुद के लिए किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया है। वो तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वरना तुम उन ब्लाइंड डेट्स के लिए भी जरूर जाते। तो सेठ कहता है, ठीक है, अब मैं हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे स्क्रीन डेट में जाऊंगा और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ब्लाइंड डेट के लिए जाऊंगा और संडे के दिन रेस्ट करूंगा। तब एना कहती है, वेनी चल यहाँ से, उसकी बातें सुन के मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और वहाँ से उठकर चली जाती है। तब सेठ कहता है, ब्रदर मैं क्या करूँ? तो जेम्स कहता है, अंडरवर्ल्ड का किंग प्यार के लिए कितना शांत हो गया है। तो सेठ कहता है, ब्रदर हमें कभी अपने रिश्ते में गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। इधर एना वेनी से कहती है, वेनी बताओ मैं क्या करूं? मैं सेठ को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे समझाऊं? तब वेनी कहती है, एना तुम्हें अपने दिल की बात तो खुल के सेठ के सामने रखनी होगी ना, तभी सब ठीक हो पाएगा। तब एना कहती है, हाँ वेनी तुम सही कह रही हो, हमें किसी को भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। इसके बाद कंपनी में वेनी देर रात तक काम कर रही थी। तब वहाँ जेम्स वेनी के लिए खाना लेके आता है और कहता है, तुम अभी तक काम कर रही हो, ये सब छोड़ो और पहले खा लो। तो वेनी खाना ट्राई करती है। तभी जेम्स कहता है, अगर अच्छा नहीं लगे तो इसे फेंक देना, और जाने लगता है। तब वेनी कहती है, थैंक यू जेम्स। ये सुन के जेम्स के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद वो जाने लगता है। तो वेनी कहती है, वैसे गुनहगार का पता चला जिसने ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप के खिलाफ ये साजिश की है? तो जेम्स कहता है, नहीं, अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जल्दी मिल जाएगी, और तुमने भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है एविडेंस देकर, जल्दी ही हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद दूसरे दिन जेम्स कंपनी में सारे एम्प्लॉय से कहता है, सब अपना काम अच्छे से करो, और जो भी मुझे क्लू ला कर देगा कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने वाले पर्सन के बारे में, उसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेगा। पर नहीं, सब अपना काम अच्छे से करो, क्योंकि हमें ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट को फिर से उसकी पोजीशन में लाना है। उसी बीच फे वहाँ से चली जाती है और जाकर कॉल में बात करती है और कहती है, मास्टर जेम्स यहाँ इंटरनल मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मैं जल्दी पकड़ी जाऊंगी, मुझे लगता है मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तब जूलियन कहता है, नहीं, अगर तुम रिजाइन करोगी तो जल्दी पकड़ी जाओगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और कॉल कट कर देता है। ये सब वेनी सुन लेती है और रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद फे जेम्स के कैबिन में आती है और कहती है, प्रेसिडेंट आपने मुझे बुलाया? तो जेम्स कहता है, तुमने क्यों किया ऐसा, कंपनी के सीक्रेट्स क्यों लीक किए? तब फे कहती है, प्रेसिडेंट मैंने ये नहीं किया है, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब वेनी कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हारा ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और अपने कानों से सुना है। तब जेम्स कहता है, सच सच बताओ। तब फे कहती है, मैंने ये सब मास्टर जूलियन के कहने पर किया था। फिर जेम्स कहता है, तुम जूलियन को एक्सपोज करने में हमारा साथ दोगी या मैं ये एविडेंस पुलिस को दे दूं?
तब फे जेम्स की हेल्प करने मान जाती है। फिर कहती है अब तो हम सब एक साथ हैं, तो मैं ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में रह सकती हूँ ना। तो जेम्स कहता है तुम जैसे लोग जो पीठ पीछे वार करते हैं उनकी हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। फिर फे चली जाती है। इसके बाद वेनी जेम्स की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे कांग्रेट्स करती है। तब जेम्स कहता है वेनी थैंक यू, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। तो वेनी कहती है फिर से। तब जेम्स कहता है हाँ, मैं पिछली बार गलत था, मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब वेनी कहती है मुझे बहुत काम है, जाने दो मुझे। तो जेम्स कहता है वेनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। तो वेनी कहती है जेम्स हम दोनों बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी। और इतना बोलकर जाने लगती है। तब जेम्स कहता है आज रात मैं स्कूल गेट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद रात में जेम्स वेनी का वेट कर रहा होता है। तभी वेनी आती है। उसे देखकर जेम्स कहता है इसका मतलब तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। तो वेनी कहती है तुम डेट में जाने से पहले वेदर चेक करते हो या स्टार देखते हो। तो जेम्स कहता है स्टार देखना ज्यादा अच्छा है। फिर वो वेनी को आंख बंद करने को कहता है। तो वेनी कहती है तुम फिर से अपनी पुरानी ट्रिक्स यूज कर रहे हो। तो जेम्स कहता है नहीं। फिर कुछ देर बाद आसमान में स्टार फायर होती है और पूरा आसमान चमक उठता है। ये देखकर वेनी को बहुत अच्छा लगता है। फिर जेम्स कहता है मैंने कहा था ना कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पूरी दोपहर भर प्रिपेयर किया था। तो वेनी कहती है हाँ थैंक यू, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जेम्स वेनी घर जाते हैं, जहाँ जेम्स वेनी से कहता है अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, हम साथ रह सकते हैं। तो वेनी कहती है मुझे डर है कि हमारा स्टेटस बीच में ना आए, हम दोनों अलग हैं। तब जेम्स कहता है तुम बस अपना एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी के 99 कदम मैं बढ़ा लूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कोई कमी ना रहे। इसके बाद वो कहता है आज तुम्हें सरप्राइज अच्छा लगा। तो वेनी कहती है हाँ बहुत अच्छा था। इसके बाद दूसरे दिन वेनी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसे कॉल आता है। तो वेनी कहती है मैं अभी आ रही हूँ। कुछ ही देर में वेनी अपने पेरेंट्स के पास आती है जो जूलियन के ऑफिस में थे। वेनी की मॉम रो रही थी। वेनी कहती है क्या हुआ है। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं हमने कर्ज लिया था, अब उसको चुकाने के लिए ये हमें कह रहे हैं और हमें यहाँ ले आए। उसकी मॉम भी रोती है और कहती है कैसे देंगे हम कर्जा। तब वेनी कहती है कितना कर्जा है मुझे बताइए, मैं दे दूंगी, पर इन्हें यहाँ से जाने दीजिए। तब जूलियन उसे पेपर्स दिखाता है तो उसमें 5 मिलियन का कर्जा दिख रहा था। ये अमाउंट देखकर वेनी अपने डैड से कहती है आपके पास दिमाग नहीं है गैम्बलिंग के लिए इतना बड़ा कर्जा। तो उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारे डैड हैं, अच्छे से बात करो। तभी जूलियन कहता है तुम खुद को भी बेच दोगी तो भी 5 मिलियन नहीं दे पाओगी। तो वेनी कहती है मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी, आप इन्हें छोड़ दो। तो जूलियन कहता है मेरे पास एक बहुत ही आसान रास्ता है, अगर तुम मानना चाहो तो। मुझे तुम्हारा और जेम्स का साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जेम्स से ब्रेकअप कर लो और अपने पेरेंट्स का सारा कर्जा माफ करवा दो। तब उसके पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ तुम्हें तो कोई भी दूसरा लड़का मिल जाएगा, तुम जेम्स को छोड़ दो और हमें जेल जाने से बचा लो। इसके बाद वेनी घर आती है, काफी सोचती है, फिर वो जेम्स को कॉल करती है। जेम्स उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें कल का सरप्राइज अच्छा लगा ना, मैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज प्लान करूंगा। पर वेनी कुछ नहीं कहती, बस रो रही थी। तब जेम्स कहता है क्या हुआ। तो वेनी कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और कॉल कट कर देती है। इसके बाद दूसरे दिन वेनी जेम्स से सॉरी कहती है। तो जेम्स कहता है ये सॉरी अपने पास रखो, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे अचानक कोई ब्रेकअप करता है क्या। तभी सेठ कहता है हाँ ऐसे कैसे कर रही हो। तब वेनी कहती है हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो एना भी उसके पीछे जाती है। इसके बाद जेम्स कहता है ये क्या हो रहा है। तब सेठ कहता है लड़की को समझना ऐसा है जैसे समुद्र में सुई को ढूंढना। दूसरी तरफ एना वेनी से कहती है क्या हुआ, पहले तो मुझे तुमने ब्रेकअप ना करने की सलाह दी थी और आज तुम खुद ये कर रही हो। तब वेनी कहती है जेम्स बहुत अच्छा है और अभी अभी कंपनी के इश्यूज से बाहर आया है, मैं मेरी वजह से जेम्स को परेशानी में नहीं डालना चाहती। तो एना कहती है लेकिन उसे अच्छा लगता है तुम्हारी मदद करना। तो वेनी कहती है लेकिन मुझे उसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर जेम्स कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर वो सेठ से कहता है चल किसी क्लब में चल के ड्रिंक करते हैं। फिर दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ जेम्स ड्रिंक करने वाला था। तभी तो आदमियों को बात करते सुनता है कि जूलियन ने क्या प्लान बनाया है। वेनी के पेरेंट्स को अपने साथ मिलाकर उसे जेन से ब्रेकअप करने को मना लिया। ये सुन के जेम्स वहाँ से जाने लगता है। तो सेठ कहता है ब्रदर कहाँ जा रहे हो, ड्रिंक तो करो। तब जेम्स कहता है काम है।
फिर वो कंपनी जाता है और कॉल करके कहता है मुझे लिन फैमिली की लास्ट सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट ला कर दो। कुछ ही देर में जब जेम्स रिपोर्ट्स देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब जूलियन ने किया है। फिर जेम्स जूलियन के पास जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तब जूलियन कहता है ब्रदर तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो जेम्स कहता है दोबारा कभी वैनी को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब जूलियन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उसके पेरेंट्स ही लालची थे और आज तक तुम्हें सब मिला, दी फैमिली का बिजनेस, प्यार, सब कुछ, तो एक लड़की भी नहीं मिली तो क्या हो जाएगा। तब जेम्स कहता है दूर रहो वैनी से। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलियन कहता है जेम्स मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दूंगा, तुम बस देखते रहना मैं क्या करता हूँ। इसके बाद जेम्स वैनी के यहाँ जाता है और वैनी से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तब वैनी कहती है हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, छोड़ो ये सब बातें और जाओ यहाँ से। तब जेम्स कहता है वैनी सबके पीछे जूलियन का हाथ था। तब वैनी कहती है इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स जूलियन से मिले हुए थे। फिर जेम्स कहता है अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुमने मुझे बताया नहीं। तो वैनी कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तब जेम्स कहता है आगे से तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। इसके बाद दूसरे दिन वैनी जेम्स के पास आती है और उसे बताती है कि हमारी कंपनी के इंसान ने ब्रिजल ग्रुप से हाथ मिला लिया है और उसे सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और सीक्रेट्स बता दिए हैं। ब्रिजल ग्रुप इसका फायदा उठाएगी और हमारी कंपनी के शेयर्स गिराने की कोशिश करेगी। तब जेम्स कहता है फंड की इन्फॉर्मेशन लाके दो, कहाँ है फंड और बाकी डिटेल्स भी लाके दो। कुछ ही देर में वैनी आके बताती है कि जिस डिपार्टमेंट से ये सब डील हुई है और रिपोर्ट लीक की गई है वो जूलियन के अंडर आता है। तब जेम्स कहता है जूलियन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वैनी जेम्स से कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। फिर जेम्स कुछ लोगों को कॉल करके हेल्प मांगता है। वहाँ जूलियन कहता है देखो मुझे जाने दो, बदले में तुम्हें ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप के सारे शेयर्स दे दूंगा। तब जेम्स कहता है बहुत अच्छा डिसीजन है, ठीक है मैं तैयार हूँ। तो जूलियन कहता है तुमने अपने भाई के बारे में सोचा, बहुत अच्छा लगा। तो जेम्स कहता है मैंने कंपनी के बारे में सोच के तुम्हें माफ किया है, अब जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर जूलियन वहाँ से जाने लगता है और कहता है जेम्स अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, इतनी आसानी से तुम जीत नहीं सकते। फिर जूलियन के जाने के बाद जेम्स वैनी को गोद में उठा लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ। फिर वैनी जेम्स को छोड़ने को कहती है और कहती है कि हम कंपनी में हैं, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। तब जेम्स उसे नीचे उतारता है और कहता है तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मुझे अच्छा लगता है तुम मेरे साथ होती हो। तो आज तुमने फिर से मुझे और कंपनी को बचा लिया वैनी, अब तुम मुझे ब्रेकअप तो नहीं करोगी ना। तो वैनी कहती है तुम डर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, जो ब्रेकअप के बारे में बोल रहे हो। तब जेम्स कहता है तुम ना पागल हो, अपनी मुसीबत ने मुझे दूर कर दिया और मेरी मुसीबत ने मेरे साथ खड़ी रही। तब वैनी कहती है मैं पागल नहीं हूँ। तभी जेम्स वैनी को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। इसके बाद जेम्स मैगजीन्स पढ़ रहा था और वैनी भी फोन देख रही थी। तभी वैनी के फोन पर एलन ग्रुप के बारे में पता चलता है और वो जेम्स से बताती है कि ये देखो ये ग्रुप डील करना चाहते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिला तो इससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा, तुम जाके एक बार बात करके आओ ना। तो जेम्स कहता है ठीक है। इसके बाद जेम्स एलन के प्रेसिडेंट जाओ से मिलने जाते हैं। वहां जाके जेम्स जाओ से कहता है सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम आपके साथ डील करना चाहते हैं। तब जाओ कहता है ठीक है लेकिन जल्दी करना होगा, मैं यहाँ कुछ काम से आया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तब जेम्स कहता है सर क्या हुआ आप मुझे बताइए, इस काउंटी में हे फैमिली की बहुत पहचान है, शायद मैं आपकी मदद कर दूं। तब जाओ कहता है ये मेरी बेटी है, सालों पहले हम बिछड़ गए थे, मैं यहाँ इसे ही ढूंढने आया था। तब जेम्स कहता है मैं इनके बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। तो जाओ से थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स फोटो को अच्छे से देखता है तो कहता है ये बर्थ नहीं, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद जेम्स और वैनी डिनर करने जाते हैं। वहाँ वैनी जेम्स से कहती है तुम कितने पतले हो गए हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए ना। तब जेम्स वैनी से कहता है तुम अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताओ, कैसा था। तो वैनी कहती है मुझे मेरे बचपन के बारे में कुछ याद नहीं है, मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी तो कुछ नहीं पता मुझे, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो आज अचानक से। तब जेम्स उसे कुछ नहीं कहता है और अपनी शर्ट खोलने लगता है। तो वैनी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो जेम्स कहता है तुम्हें अपने एब्स दिखा रहा हूँ। इसके बाद जूलियन मिस्टर एंड मिसेस लिन को बुलाता है। वो जूलियन से कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, आपने हमें पैसे दिए और हम आपका काम नहीं कर पाए। तब जूलियन कहता है पुरानी बातों को भूल जाइए, मेरे पास थोड़ा कैश है जो मैं आपको देना चाहता हूँ।
तो मिसेस लिन कहती है, प्रेसिडेंट आप कितने अच्छे हैं, वरना कुछ लोग तो बस छोड़ के चले जाते हैं। फिर जूलियन कहता है, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे वेनी के बारे में जानना है, उसके बचपन के बारे में। तब मिसेस लिन कहती है, असल में वेनी हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, वो हमें रोड साइड मिली थी, तो हमने उसे अपने साथ रख लिया। तब जूलियन कहता है, ये बात किसको पता है? तो वो कहते हैं, ये किसी को नहीं पता है। इसके बाद जूलियन कहता है, ठीक है, अगर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चले तो ज़रूर बताना। तो मिस्टर लिन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जूलियन कॉल करता है और कहता है, पिछले कुछ दिनों में जेम्स किससे मिला है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन ला के दो। इसके बाद एना सेठ से मिलती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तो सेठ कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तब एना कहती है, मेरी फैमिली ने मेरी शादी फिक्स कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सेठ कहता है, हो सकता है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। इसके बाद सेठ और एना जाते हैं और कुछ देर बाद वो वेनी और जेम्स से मिलने जाते हैं और वहाँ अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं। वो देखकर वेनी कहती है, तुम दोनों ने शादी कर ली, वो भी अचानक। तब एना कहती है, मेरी फैमिली मेरी शादी कराना चाहती थी, तो मैंने सेठ से कर ली। फिर सेठ भी कहता है, हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो किसी और से शादी कैसे कर सकते थे। इसके बाद जेम्स वेनी से कहता है, हम भी शादी कर ले। तो वेनी कहती है, चुप रहो तुम। इसके बाद सेठ कहता है, चलो हमें ब्राइडल चेम्बर में जाना है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेम्स वेनी से कहता है, एलन ग्रुप हमारे साथ डील करने तैयार है, मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को तुम लीड करो। तो वेनी कहती है, क्या ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारी जीएफ के लिए गिफ्ट है? तो जेम्स कहता है, वो मैं बेडरूम में बताऊंगा। इसके बाद वेनी मिस्टर जाओ से मिलने जाती है। जाओ वेनी से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। तो वेनी कहती है, वो किस लिए? तब जाओ कहते हैं, क्योंकि आपसे मुझे अपनी वाली फीलिंग आ रही है। इसके बाद जाओ कहते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी बचपन की फोटोज हैं? तो वो कहती है, नहीं, मेरे पेरेंट्स को फोटो क्लिक करवाना पसंद नहीं था। इसके बाद वेनी चली जाती है। फिर जाओ ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में जाते हैं। वहाँ वेनी उन्हें अपना ब्लूप्रिंट दिखाती है। वो देखकर मिस्टर जाओ बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, जेम्स मिस वेनी बहुत ब्रिलियंट है, मुझे उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी। तो जेम्स कहता है, ये हमारी कंपनी की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। इसके बाद जाओ कहते हैं, मुझे एक काम है, मुझे जाना होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूलियन को पता चलता है कि जेम्स ने एलन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। तब जूलियन सोचता है, ये कैसे हो सकता है? जेम्स मिस्टर जाओ से मिलने के बाद ही वेनी के पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर जाओ और वेनी का कोई कनेक्शन हो। इसके बाद जेम्स मिस्टर जाओ को कॉल करता है और कहता है, सर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, शायद वो आपकी बेटी है, लेकिन ये जानने के लिए पहले हमें आपका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। तब मिस्टर जाओ कहते हैं, कौन है, बताओ, मुझे मिलना है उससे। तो जेम्स कहता है, सर, पहले टेस्ट हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे। तब मिस्टर जाओ कहते हैं, ठीक है, रिपोर्ट आते ही मुझे बताना। इसके बाद इधर वेनी कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो मिस्टर जाओ, मेरे डैड हैं, ये कैसे हो सकता है? तब जेम्स कहता है, ये तुम्हारा बर्थमार्क, बिल्कुल ऐसा ही बर्थमार्क मिस्टर जाओ की बेटी के हाथ में भी है। तो वेनी कहती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे पाला है वही मेरे पेरेंट्स हैं। तब जेम्स कहता है, तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं सच पता कर लूँगा। इसके बाद वेनी अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और साथ ही डीएनए रिपोर्ट्स भी लेकर जाती है। वहाँ जाकर वेनी कहती है, आप लोग कौन हैं और मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं? तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, वेनी, तुम ये क्या बोल रही हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमने तुम्हें पाला है। तब वेनी डीएनए रिपोर्ट्स दिखाती है और कहती है, ये क्या है, मिस्टर जाओ के साथ मेरा डीएनए मैच कैसे हो गया? आप दोनों सच बताओ या फिर अभी जाके डीएनए टेस्ट करवाओ। तब उसके डैड कहते हैं, हमें नहीं करवाना कोई डीएनए टेस्ट। तो वेनी कहती है, इसका मतलब आप लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, आज के बाद दोबारा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, और वहाँ से चली जाती है। इधर जूलियन को पता चल जाता है कि वेनी मिस्टर जाओ की बेटी है, तो वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा, वरना अगर जेम्स को एलन ग्रुप का सपोर्ट मिल गया तो जेम्स से मैं ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप कभी नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद जूलियन मिस्टर जाओ से मिलने जाता है और कहता है, सर, मैं आपकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये सुन के मिस्टर जाओ कहते हैं, अच्छा, क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? वेनी मेरी बेटी है क्या? मुझे लग रहा था कि वो मेरी बेटी है, उससे मुझे अपनापन फील हो रहा था। तब जूलियन कहता है, नहीं, आपकी बेटी तो। तभी वहाँ जेम्स वेनी को लेकर आता है और कहता है, सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बेटी वेनी है, ये रही रिपोर्ट्स, और उसके हाथ का बर्थमार्क भी है। तब जूलियन उठ के जाने लगता है और कहता है, शायद मैंने गलत रिपोर्ट देखी थी। उसके बाद वेनी मिस्टर जाओ से मिलती है और कहती है,
डैड, मॉम कहाँ है? तो वो कहते हैं तुम्हारे खो जाने के बाद वो बीमार पड़ गई और फिर उसकी डेथ हो गई। ये सुन के वेनी रोने लगती है तो मिस्टर जाओ कहते हैं रोते नहीं बेटा, तुम मुझे मिल गई ना, ये देख के तुम्हारी मॉम भी खुश होगी। इसके बाद वो कहते हैं तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी होगी ना। तो वेनी कहती है डैड, वो तो सबको उठानी पड़ती है। इसके बाद वेनी जेम्स को थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे मेरे असली पेरेंट्स से मिलवा दिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। तब जेम्स कहता है तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसके बाद वेनी कहती है मिस्टर जाओ से मिलने के बाद पता चला पेरेंट्स का प्यार क्या होता है, वरना मेरे पेरेंट्स तो मुझे बस एक खिलौना समझते थे, अब मुझे भी प्यार मिलेगा। डैड का मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव यू जेम्स। तब जेम्स कहता है एक बार फिर से कहना है, तो वेनी उसे फिर से आई लव यू कहती है। इसके बाद दूसरे दिन वेनी जेम्स के पास आती है और उसे कहती है कंट्री में किसी ने अफवाह फैला दी है कि तुमने मिस्टर जाओ की बेटी को छुपा के रखा था, इसलिए डीलर्स डील तोड़ रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयज भी काम छोड़ के जा रहे हैं। हमारी और एलन ग्रुप की पार्टनरशिप से किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और वही ये सब कर रहा है। तब जेम्स कहता है तुरंत लीगल एक्शन लो और मैं एम्प्लॉय से बात करता हूँ। हम अच्छे और स्किल्ड एम्प्लॉयज को ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप से जाने नहीं दे सकते। जल्दी पता करना होगा इसके पीछे कौन है, और अगर डीलर से डील कैंसिल हुई तो ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप बंद हो जाएगा। तब मिस्टर जाओ कहते हैं लोगों को तरक्की से जलने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। अब एलन और ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट की पार्टनरशिप देखकर कोई ऐसा कर रहा है। इसके बाद वेनी वहाँ से चली जाती है। तब मिस्टर जाओ जेम्स से कहते हैं क्या तुम वेनी से सच में प्यार करते हो? तो जेम्स कहता है हाँ। फिर मिस्टर जाओ कहते हैं मैं इतने सालों से अपनी बेटी से दूर था, लेकिन अब मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तब जेम्स कहता है क्या वेनी को ये पता है? तो मिस्टर जाओ कहते हैं नहीं, मैं जल्दी उसे बता दूंगा। इसके बाद मिस्टर जाओ कहते हैं मैं जानता हूँ तुम वेनी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी और सपने हैं कि मैं अपनी बेटी को सारी खुशियाँ दूँ। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जेम्स और वेनी काम से फ्री होते हैं। तब जेम्स वेनी को थैंक्स कहता है तो वेनी कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ, वही काफ़ी है मेरे लिए। फिर जेम्स कहता है जल्दी से हमें सब ठीक करना होगा और कंपनी का प्रॉफिट शो करना होगा फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तब वेनी कहती है हाँ ये देखो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। तब जेम्स वो देखने लगता है, तभी वहाँ मिस्टर जाओ आते हैं। उन्हें देखकर वेनी कहती है डैड आप यहाँ। तब जेम्स कहता है आप दोनों बात करो, मैं बाहर जाता हूँ, और उठ के चला जाता है। इसके बाद मिस्टर जाओ वेनी के पास आके बैठते हैं और उसे कहते हैं इतने सालों से तुमने बहुत परेशानी उठाई है ना? तो वेनी कहती है डैड ऐसा नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता था मैंने वो किया है। फिर मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हारा भी मन करता होगा, तुम घूमो, विला में रहो और लाइफ एंजॉय करो। तो वेनी कहती है मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। तब मिस्टर जाओ कहते हैं मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। तो वेनी कहती है डैड मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन तब मिस्टर जाओ कहते हैं नहीं, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया है, तब तक मैं यहीं हूँ, तो अभी टाइम है, तुम अच्छे से सोच के बताना। और वहाँ से चले जाते हैं। 22222। इसके बाद दूसरी तरफ जेम्स सिगरेट पी रहा था। सेठ और आना कहते हैं क्या हुआ जो तुमने हमें यहाँ बुला लिया? हम अपना हनीमून मनाने गए थे, तुम्हें पता नहीं है किसी को हनीमून में डिस्टर्ब करना गुनाह है। तब जेम्स कहता है वेनी मुझे छोड़ के जा रही है। तो ऐना कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा फिर से ब्रेकअप हो गया? मैं कुछ दिन क्या यहाँ नहीं थी, तुमने सब बिगाड़ दिया। तब जेम्स कहता है वेनी को उसके बायोलॉजिकल फादर मिल गए हैं और वो उसे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ एडवाइस मांगने के लिए बुलाया है कि मैं क्या करूँ। तब ऐना कहती है वेनी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। तब जेम्स कहता है लेकिन वो इतने सालों बाद अपने डैड से मिली है, उन्हें कैसे छोड़ देगी? उसके दिल में जगह खतरे में है, मैं क्या करूँ? तो ऐना कहती है जाकर उससे बात करो। तो सेठ भी कहता है हाँ मेरी वाइफ सही कह रही है। इसके बाद जेम्स वेनी से मिलने जाता है और उसे कहता है तुम मिस्टर जाओ के साथ जा रही हो? तो वेनी कहती है तुम्हें पता था? तब जेम्स कहता है हाँ मिस्टर जाओ ने मुझे बताया था। तब वेनी सोचती है इसे पता था, फिर भी इसने मुझे नहीं बताया और रुकने के लिए भी नहीं कहा। इसके बाद जेम्स वेनी से कहता है क्या तुम मिस्टर जाओ के साथ जाओगी? क्या सोचा तुमने इसके बारे में? तो वेनी कहती है तुम्हें क्या लगता है? तब जेम्स कहता है तुम अपने डैड से इतने टाइम बाद मिली थी, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता था उनके साथ जाने से। फिर वेनी कहती है अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ हमेशा। इसके बाद दूसरे दिन वेनी जेम्स के पास आती है और उसे बताती है जेम्स ये देखो प्रिजाल ग्रुप ने अपना रिसर्च प्लान पब्लिकली अनाउंस किया है और ये बिल्कुल हमारे की प्रोजेक्ट जैसा है। तब जेम्स कहता है हाँ ये तो हमारा की प्रोजेक्ट है। तब जेम्स कहता है किसी ने हमारा प्रोजेक्ट चुराया है, लेकिन कौन है वो? फिर वेनी कहती है सारे मीडिया और न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो जेम्स कहता है कौन है जिसने आसानी से ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट का प्रोजेक्ट चुराया है। इसके बाद जेम्स बैठा था, तभी वेनी उसके पास आती है और कहती है जेम्स, हमारा प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गया है। तो जेम्स कहता है हाँ, ये तो होना ही था। तब वेनी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो जेम्स कहता है मुझे लगता है तुम्हें मिस्टर जाओ के साथ चले जाना चाहिए। तब वेनी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें मुसीबत में छोड़ के मैं चली जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। तब जेम्स कहता है लाइफ में एक काम मैंने बहुत अच्छा किया है, वो ये है कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। तब वेनी कहती है हाँ, मैं तुम्हारी लकी चार्म हूँ ना, मैं साथ रहूंगी तो सब ठीक होगा। इसके बाद कंपनी में एक मीटिंग होती है जिसमें जेम्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करता है। तभी वहाँ जूलियन आ जाता है। जेम्स कहता है तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तो जूलियन कहता है मैं यहाँ कैसे आया ये छोड़ो, तुमने तो ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से कंपनी लॉस में जा रही है, अब क्या करोगे? इसलिए अच्छा होगा कि तुम प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दो। तब वेनी कहती है तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? तो जूलियन कहता है मैं यहाँ अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? और मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूँ, इसलिए जेम्स से कह रहा हूँ अपनी पोस्ट छोड़ दे। तब जेम्स कहता है अभी कंपनी बंद नहीं हुई है और मैं ये पता लगा के रहूंगा कि ये सब किसने किया है। जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलता मैं पोस्ट से रिजाइन नहीं करूंगा और जिस दिन पता चला उस दिन मैं खुद इस सीट में तुमको बिठा के जाऊंगा। इसके बाद वेनी अपने डैड से कहती है कि डैड, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अभी मुझे यही रहना होगा। तब उसके डैड कहते हैं ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप में क्राइसिस चल रहे हैं, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तब वेनी कहती है डैड, जेम्स को ऐसे प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती और मैं अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकती हूँ। तब मिस्टर जाओ कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं भी यही शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं अपना सारा बिजनेस और प्रोजेक्ट्स यहाँ सेटल करवा लूंगा। तब वेनी कहती है डैड, लेकिन इसमें तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तब मिस्टर जाओ कहते हैं अपनी बेटी के साथ रहने के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तब वेनी कहती है यस डैड, अपनों के लिए तो कुछ करना ही होगा। और फिर वो कंपनी जाती है, वहाँ जाकर सारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है और रात भर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहती है ताकि वो एविडेंस ढूंढ सके। दूसरे दिन सुबह वेनी जेम्स के पास आती है और कहती है ये लो प्रोजेक्ट, ये रात भर जाग के हमने बनाई है, इसमें सब कुछ है, अब वो इसे गलत नहीं कह पाएंगे, तुम जल्दी से जाकर इस एविडेंस को दे दो। तब जेम्स कहता है हाँ, तुम लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दो। फिर जेम्स कहता है तुम सच में मेरे लिए लकी चार्म हो, तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या करता मैं। इसके बाद दूसरी तरफ फिर जूलियन से कहती है मास्टर वेनी और जेम्स फिर से एक हो गए और हमारा प्लान खराब कर दिया, अब क्या करेंगे हम? तब जूलियन कहता है कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक प्लान है। तो फे कहती है वो क्या है? तब जूलियन फे से अपना प्लान बताता है, जिसे सुनने के बाद फे कहती है मास्टर ये ठीक नहीं है, अगर सच सबको पता चला तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो जूलियन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद फे कंपनी में जाती है और वेनी से जाकर कहती है कि ब्रिजल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप तुमने की है और सारे सीक्रेट्स तुमने लीक किए हैं। तो वेनी कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, मुझे यहाँ और भी काम है, मुझे फालतू बात नहीं करनी है। तब फे कहती है मेरे पास सारे एविडेंस है और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेनी जेम्स को बुलाती है और उसे सब बताती है जो ऑफिस में हुआ। इसके बाद जेम्स कहता है तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वो कुछ नहीं कर पाएगी और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तब वेनी कहती है मुझे मेरी टेंशन नहीं है, वो मुझे निशाना बना के ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट ग्रुप को टारगेट कर रही है। अब जब वो एविडेंस लेकर आएगी तब सिर्फ तुम्हें ये करना है कि उसकी बात माननी है और जैसा वो चाहती है होने देना है बस। फिर हम उसके जाल में उसको फंसा के उस आदमी तक पहुंचना है जिसके कहने में वो ये सब कर रही है। तब जेम्स कहता है ठीक है, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद पूरे दिन फे कंपनी में आके सबके सामने कहती है कि कंपनी में क्राइसिस वेनी की वजह से हुए हैं, इसके पीछे वेनी का हाथ है और मेरे पास एविडेंस है। तब कंपनी के एम्प्लॉयज भी वेनी को ब्लेम ही करते हैं। इसके बाद जेम्स, सेठ, एना और वेनी बैठे थे। तब सेठ कहता है ये सब कर कौन रहा है, वेनी को फंसा रहे हैं। तब वेनी कहती है सबके सामने सच जल्दी आ जाएगा। तभी जेम्स के पास मैसेज आता है और वो कहता है जूलियन ने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी है। इसके बाद वेनी और जेम्स मीटिंग में जाते हैं। वहाँ जूलियन कहता है चोरों को इस मीटिंग में आने की परमिशन नहीं थी। तब वेनी कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो जूलियन कहता है मेरे पास सारे एविडेंस है और फाइल रख देता है। इसके बाद जूलियन और जेम्स की बहस होने लगती है। फिर जूलियन कहता है तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, इनके जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। तब बाकी के मेंबर्स भी कहते हैं अभी हमें कंपनी के बारे में सोचना है।
तभी वहाँ पुलिस आती है और वेनी से कहती है आपको हमारे साथ चलना होगा और हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। तो वेनी उनके साथ चली जाती है। तब जेम्स जूलियन से कहता है अगर वेनी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद जेम्स सेथ और एना के पास जाता है। वो लोग कहते हैं पुलिस वेनी को ऐसे कैसे लेके जा सकती है। तब जेम्स कहता है मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकता, कुछ होगा इधर। एना कहती है मुझे वेनी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तो सेथ कहता है क्या करें। तब एना कहती है ये सब फे ने किया है, उसके जरिए हमें कोई एविडेंस मिलेगा। तब एना कॉल करती है और कहती है मुझे फे की लास्ट फ्यू मंथ्स की डिटेल्स चाहिए। कुछ देर बाद एना के पास सारी डिटेल्स आती हैं। तब वो सेठ को बताती है कि ये देखो पिछले कुछ महीने से इसे प्राइवेट अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तब वो दोनों जेम्स को बताते हैं कि ये अकाउंट जूलियन का है, इसका मतलब है कि इस सब के पीछे जूलियन है। तब जेम्स दोनों को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम जैसे दोस्त मिले हैं। मैं अभी जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। इसके बाद जेम्स के कैबिन में 2 एम्प्लॉइज आते हैं और कहते हैं मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने वेनी के बारे में झूठ कहा था, उसने कुछ नहीं किया है। हमें ऐसा करने के लिए मास्टर जूलियन ने कहा था और कहा था कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें जॉब से निकलवा देंगे। तभी वहाँ जूलियन और फे आते हैं। जूलियन कहता है इस सीईओ के कैबिन को बहुत जल्दी रीडिजाइन करवाऊंगा क्योंकि अब ये मेरा होने वाला है। तभी फे जेम्स से कहती है तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे यहाँ से निकाला था और अब देखो मैं यहाँ हूँ। तब जेम्स जूलियन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जूलियन कहता है क्योंकि बहुत जल्दी ये पोस्ट मेरी होने वाली है। तब जेम्स कहता है वेनी ने कुछ नहीं किया है और ये दोनों हैं उसके प्रूफ। तब जूलियन कहता है तो इससे क्या होगा, कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे तुम। तब जेम्स कहता है ये रही फाइल जो तुमने दी थी, ये गलत है, मैंने इसका ऑथेंटिकेशन करवा दिया है। वो देख के जूलियन हैरान होता है। फिर जेम्स कहता है ये सब तुमने किया है, सब पता है मुझे और तुम्हें इसके नुकसान भी पता होंगे। तब जूलियन जेम्स से कहता है मुझे माफ कर दो, अपन इस बात को बैठ के हैंडल करते हैं। लेकिन जेम्स कहता है तुमने मेरे साथ जो किया मैंने सब सहा, लेकिन तुमने वेनी को जेल भेजा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तभी फे कहती है जेम्स मैं भी गवाह हूँ, ये सब जूलियन ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। तब जेम्स कहता है तुम सब वैसे ही हो, सजा तो मिलेगी। फिर गार्ड जाके उन्हें लेके जाते हैं। इसके बाद वेनी और जेम्स साथ में बातें करते हैं। तब जेम्स कहता है वेनी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन ये मेरी गलती और तुम्हें फोर्स करने की ही वजह से हुआ है कि तुम्हें जेल जाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तो वेनी कहती है मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और पहले दिन से ही, लेकिन तुम्हें देख के मुझे लगा कि तुम बहुत खुश हो। तब जेम्स कहता है वो तो मैंने खुद ऐसा किया था ताकि तुम मुझे अटेंशन दो। इसके बाद जेम्स अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और वेनी को प्रपोज कर देता है और वेनी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी एना सेठ से कहती है देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों, तुमने मुझे ऐसे प्रपोज क्यों नहीं किया। तो सेठ कहता है मेरा अलग स्टाइल है। इसके बाद एना और सेठ वेनी और जेम्स को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं और आना बोलती है फाइनली तुम्हारी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो गई इतनी मुसीबतों के बाद। और फिर वो वेनी के कंधे में हाथ रखती है तो जेम्स कहता है मेरी वाइफ को हाथ मत लगाओ। तो आना कहती है इससे पहले ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तब सेठ कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे टच कर लो। इसके बाद जेम्स और वेनी आगे चलने लगते हैं। तब जेम्स कहता है मैंने तुम्हें पहली बार क्लास में नहीं देखा था, बल्कि मैंने पहली बार तुम्हें तब देखा था जब तुम मेरी कार में आकर छुपी थी और तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तब वेनी भी कहती है मुझे भी तुमसे प्यार क्लास में देखने के बाद नहीं हुआ था, बल्कि जिस दिन तुम्हारी कार में छुपी थी तभी से तुमसे प्यार करने लगी थी। तभी दोनों कहते हैं नहीं मुझे पहले प्यार हुआ था, नहीं मुझे पहले प्यार हुआ था। और ऐसे बोलते हुए दोनों बहस करने लगते हैं। तब आना सेठ से कहती है देखो दोनों कैसे बच्चों के जैसे लड़ रहे हैं कि प्यार किसको पहले हुआ था, ये नहीं सोच रहे कि पहले कन्फेस किसने किया था। फिर एना और सेठ उनके पास आते हैं और कहते हैं ऐसे बच्चों के जैसे लड़ो मत, अब इसका एक ही रास्ता है, तुम दोनों भी जल्दी से शादी कर लो। तो जेम्स कहता है हाँ वो तो जल्दी ही कर लेंगे। फिर दोनों खुशी से रहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, वो दोनों एक हो जाते हैं और बस इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।